तो हाँ जी हुक्म, क्या हाल चाल। आई होप आप बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए मुझे कि सर कैपिटल गेन का सेकंड पार्ट कब डाल रहे हो। जल्दी से सर डालिए सर, अब हमसे इंतजार नहीं हो रहा है। तो चलो सर, आ गया आपका सेकंड पार्ट। और सर थैंक यू सो मच फॉर गिविंग सो मच ऑफ लव। जो आपने लाइक्स कमेंट्स किए हैं, बहुत प्यारे प्यारे कमेंट किए हैं, बहुत ही मोटिवेशनल कमेंट है। आई होप आगे भी आपका प्यार इसी तरीके से बरकरार रहेगा। और सर मेरी तरफ से भी आपके लिए जो एफर्ट्स है इसी तरीके से बरकरार रहेंगे। तो सर आगे हम शुरू करते हैं कैपिटल गेन्स के अंदर। नेक्स्ट है सेक्शन 50C। सेक्शन 50C बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर तरह के जो कैपिटल गेन का क्वेश्चन आता है जो लैंड बिल्डिंग से रिलेटेड रहेगा उसमें 50C डाला जा सकता है। तो सेक्शन 50C बेटा क्या बोलता है, एक्चुअली ये समझना जरूरी है। ये क्या बोलता है कि अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी जो आपने हेल्ड कर रखा है कैपिटल असेट, तो उस केस में सर वहां पे आपका हो सकता है कि लोग वहां पे चीटिंग करे। कैसे चीटिंग कर सकते हैं सर? सर चीटिंग ऐसे कर सकते हैं कि उसका जो वैल्यू है ना, वैल्यू जो कंसिडरेशन उन्होंने डिसाइड किया वो कंसिडरेशन को कम दिखा सकते हैं। तो सर सरकार ने वहां पे क्या किया, उसके लिए एक सेक्शन इंट्रोड्यूस किया, सेक्शन 50C। 50C बात करता है कि जब कभी भी आपका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू बेसिकली आपका जो कंसीडरेशन है उससे ज्यादा है, तो उस केस में आपको फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन क्या लेना है, बस उसी के बारे में बात करते हैं। अच्छा बेटा, हमने पीजीबीपी में एक सेक्शन का डिस्कशन छोड़ दिया था, सेक्शन 43CA। 43CA भी वही बात करता है कि लैंड बिल्डिंग को जब आप बेचते हो तो उस केस में अगर आपका सेलिंग प्राइस स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम है तो सर आपको सेलिंग प्राइस या जो पीजीपी निकालने के लिए जो आप वैल्यू यूज करोगे क्या लेना है। तो डिफरेंस क्या है 43CA और 50C में? 43CA बेटा पीजीपी में आता है, मतलब लैंड बिल्डिंग और बोथ आपके लिए स्टॉक इन ट्रेड है। और 50C आता है अगर आपके लिए लैंड बिल्डिंग और बोथ कैपिटल असेट है तब। तो सर 50C क्या बोलता है कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू शैल बी टेकन एज फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इन केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर लैंड बिल्डिंग और बोथ हेल्ड एज कैपिटल एसेट है तो। और सेम 43CA क्या बोलता है, इन केस ऑफ हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड लैंड बिल्डिंग और बोथ, मतलब पीजीपी में जाएगा। बाकी सब तरीका आगे सब सेम है। अब सबसे पहले अगर आपका कंसीडरेशन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से ज्यादा है या उसके इक्वल है तो उस केस में बेटा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन या जो सेलिंग प्राइस आपको लेना है ना कैपिटल गेन या पीजीपी कंप्यूट करने के लिए, वो कंसीडरेशन ही ले लोगे। एग्जांपल से बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगा कि सर कंसीडरेशन 110 लाख रुपए का है और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 100 लाख का है, तो आप तो ऑलरेडी ज्यादा दिखा रहे हो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई चीटिंग ही नहीं है यहाँ पे। तो इन दैट केस सर फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन वहां पे आपका क्या हो जाएगा, 110 लाख हो जाएगा। लेकिन सर मान लीजिए आपका कंसीडरेशन इज लेस देन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, बट सर अपने यहाँ पे क्योंकि मालूम है डिस्काउंट का भी एक चक्कर होता है, कई बार क्या होता है कि आपको डिस्काउंट भी देना पड़ा हो सामने वाले को, तो उस केस में ऐसा हो सकता है कि ये जो डिफरेंस है ना वो जेन्यून हो। तो अगर वो जो डिफरेंस है 10% का डिफरेंस, 10% ऑफ कंसिडरेशन का डिफरेंस है, तो उस केस में उसको इग्नोर कर देंगे। तो समझते हैं बात को। तो सर जब कभी भी ऐसे सिचुएशन क्वेश्चन में दिखेगा कंसिडरेशन आपका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से क्या है, कम है बेटा, कम है। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं कि सर यहाँ पे कंसिडरेशन आपका 95 लाख है और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 100 लाख है, तो यहाँ पे कंसिडरेशन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम दिख रहा है, साफ दिख रहा है। बट आप ये देखो कहीं वो जेन्यून डिस्काउंट वाला केस तो नहीं है। तो उस केस में एक काम करो, ये जो आपका कंसीडरेशन इसका 110% कर लो, इसका 110% कर लो, कंसीडरेशन का 110%, तो अगर आप 95 लाख का 110% करते हो मेरे दोस्त, तो होता 104.5 लाख, 104.5 लाख हो जाता है। और ये स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से ज्यादा है, तो इन शॉर्ट if 110% of consideration is more than or equal to stamp duty value, 110% of consideration is more than or equal to stamp duty value, तो उस केस में बेटा
वो जेन्युइन केस हो सकता है, तो आप स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को इग्नोर करोगे और वो जो कंसिडरेशन है उसी को आप फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन या सेलिंग प्राइस ले लोगे। तो देखो यहाँ पे 95 लाख का कंसिडरेशन था, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 100 लाख का था, तो आपने 110% ऑफ किया, 95 लाख का 104.5 लाख आ गया, जो आपका 100 लाख से ज्यादा है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से ज्यादा है। तो इन दैट के स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को इग्नोर करोगे और ये जो कंसिडरेशन है यही आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हो जाएगा। लेकिन बेटा अगर आप 110% कंसिडरेशन करते हो और वो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम है, मतलब 110% कर भी दो ना तो भी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ही ज्यादा आ रहा है, तो उस केस में बेटा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन या सेलिंग प्राइस आपको स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेना पड़ेगा। एग्जांपल से समझते हैं बेटा, कंसिडरेशन 90 लाख रुपीस है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू वहां पे 100 लाख है। अभी इसका अगर आप 110% करते हो तो 99 लाख होता है और फिर भी आपका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू वो 100 लाख ही रहेगा। तो इन दैट केस ये ज्यादा है, तो सिंपल सी बात है, आपने कुछ ना कुछ शायद चीटिंग कर रखी है, इसलिए फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन वहां पे कितना लेना है, 100 लाख लेना है। तो बेटा इसको समराइज करते हैं, अगर आपका कंसिडरेशन बेटा ये वाला केस, कंसिडरेशन जो है वो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से ज्यादा है या उसका इक्वल है, तो बेटा आप वहां पे स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को इग्नोर कर दोगे और जो कंसिडरेशन है उसी को आपको वहां पे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मानना है। अगर आपका कंसिडरेशन लेस देन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, लेस देन क्या है बेटा, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, बट वो जेन्युइन वाला केस है कि सर अगर आप 110% कंसिडरेशन कर देते हो, 110% कंसिडरेशन कर देते हो, तो उस केस में बेटा वो आपका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। तो उस केस में भी आप स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को इग्नोर करोगे और कंसिडरेशन को ही वहां पे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मानना है। लेकिन लास्ट वाला केस कि अगर आपका कंसिडरेशन का 110% करते हो, कंसिडरेशन का 110%, लास्ट वाला केस 110% कर देते हो और वो आपका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से क्या हो जाता है, कम, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से क्या रहता है, कम, मतलब 110% भी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से क्या है बेटा, कम, तो उस केस में स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को आपको फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मानना है, कंसिडरेशन को इग्नोर करोगे। अच्छा, लास्ट वाली सिचुएशन ही जनरली एग्जाम्स में ज्यादा पूछी जाती है, या तो ये वाली रहेगी या ये वाली हो सकती है एक आध बार। सर ये वाला तो सीधी सी बात है तो कुछ सोचने का जरूरत नहीं है। ओके सर, अगर लास्ट वाली सिचुएशन होती है और उसमें वहां पे असेसी, कौन असेसी चैलेंज करता है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को, ये बोलते हुए कि मेरा फेयर मार्केट वैल्यू स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम है। पॉइंट सुनना सर ये वाली सिचुएशन आ रही है कि आपका 110% ऑफ कंसिडरेशन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम है, बट असेसी चैलेंज कर रहा है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को और एओ को बोल रहा है कि मेरा जो फेयर मार्केट वैल्यू वो उससे भी कम है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम है। तो सर उस केस में एओ मे रेफर द केस टू वीओ, वैल्यूएशन ऑफिसर को रेफर कर सकता है, मे उसकी मर्जी है। इफ असेसी चैलेंज दैट स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, ठीक है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को चैलेंज कर रहा है, ये बोलते हो कि एफएमवी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम है, तो एओ मे रेफर द केस टू वीओ, वैल्यूएशन ऑफिसर। अब वैल्यूएशन ऑफिसर की एंट्री हो चुकी है, तो वैल्यूएशन ऑफिसर ये डिपार्टमेंट का आदमी होता है, ये दोनों एओ एंड वीओ साथ में पान खा के थूकते हैं, बीडीपी के फूकते हैं, दोनों दोस्त होते हैं, कॉलिग्स होते हैं, ठीक है, इनकी ड्यूटीज अलग अलग है, काम अलग अलग है, लेकिन सर ये एक ही तरीके के लोग हैं। अब वीओ वहां पे आपका वैल्यूएशन करेगा और मान लो वीओ का वैल्यूएशन भी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से ज्यादा आ रहा है, वीओ का वैल्यूएशन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से ज्यादा आ रहा है, तो उसको बोलेंगे भाई ये काम तो तुमको करने को बोला ही नहीं था, असेसी ने तो चैलेंज किया था कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑलरेडी ज्यादा है, तुम क्या कर रहे हो। लेकिन एक बात ये भी साबित हो चुकी है कि सर उस प्रॉपर्टी का वैल्यू सच में ज्यादा है, तो उस केस में फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ले लोगे। जैसे एग्जांपल लिया, कंसिडरेशन 90 लाख था, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 100 लाख था, तो 90 लाख का 110% किया तो 99 लाख हुआ, वो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम था। बट सर असेसी ने चैलेंज किया, नहीं सर ये गलत हो रहा है मेरे साथ में, तो सर वहां पे एओ ने वीओ को रेफर कर दिया केस। अभी वीओ ने जो वैल्यू निकाला ना वो आपका 102 लाख था, तो ये तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से भी ज्यादा आ गया, तो सर इन दैट केस वहां पे आपका वैल्यू ऑफ वीओ इग्नोर हो जाएगा और फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या हो जाएगा, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। वेरी सिंपल इट इज। बट अगर वैल्यू ऑफ वीओ स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम है, कंसिडरेशन से कभी भी कम नहीं हो सकता वैल्यू ऑफ वीओ, कंसिडरेशन तो असेसी खुद बोल रहा है कि इतना मैं ऑफर करने को तैयार हूं, तो अगर वैल्यू ऑफ वीओ जो है बेटा, वैल्यू ऑफ वीओ स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से क्या है, कम है, तो सर उस केस में फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आपको क्या लेना है, वैल्यू ऑफ वीओ ले लेना है। जैसे 90 लाख रुपीस का कंसिडरेशन था, 100 लाख का वापस स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू था, इसका 110% किया तो 99 लाख हुआ, 100 लाख से कम है,
तो एओ ने वीओ को रेफर कर दिया, एसएससी ने चैलेंज किया तो, बट वैल्यू ऑफ वीओ आता है 97 लाख, जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम है। तो इन दैट के सच में गलत हो रहा था एसएससी के साथ में, इसलिए फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या ले लोगे, वैल्यू ऑफ वीओ ले लोगे 97 लाख रुपीज। तो ये 50C था, बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। उसके बाद में सर एक क्वेश्चन आता है कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कौन सा दिन का लेने का है। तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू हमेशा आपको डेट ऑफ, पहली बात तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू स्टेट गवर्नमेंट वहां पे आपका डिटरमाइन करता है, क्योंकि जब भी आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हो तो वो लोग स्टैम्प ड्यूटी चार्ज करते हैं, स्टैम्प ड्यूटी चार्ज करते हैं। तो वो जो वैल्यू है ना वो स्टेट गवर्नमेंट ही डिटरमाइन करता है, और वो आपका चेंज भी होता रहता है। तो सर जो वैल्यू डिटरमाइंड बाय स्टेट गवर्नमेंट है वो आपको कौन सा लेना है, थोड़ा सा गला बैठा हुआ है बेटा। तो वैल्यू डिटरमाइंड बाय बेसिकली जो स्टेट गवर्नमेंट है वो आपको डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन का ऑलवेज लेना है। ऑलवेज एसडीवी शैल बी टेकन एज ऑन द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। ये मैंने आपको याद होगा तो मैंने अदर सोर्स में 56(2)(10) जब गिफ्ट पढ़ रहे थे तब ये बताया था, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है। तो एसडीवी शैल बी टेकन एज ऑन द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, हाउएवर एसडीवी मे बी टेकन एज ऑन द डेट ऑफ अग्रीमेंट। ले सकते हो अगर 3 कंडीशन सेटिस्फाई होगी। सिर्फ डिफरेंस समझ लो, वहां पे आता था एटलीस्ट सम पार्ट ऑफ कंसिडरेशन इज पेड, आता था पेड, क्योंकि वो खरीद रहा था इन एडिक्वेट कंसिडरेशन के लिए। यहाँ पे ये बेच रहे हैं लोग, है ना, चाहे 43C हो या 50C हो, दोनों में एटलीस्ट सम पार्ट ऑफ कंसिडरेशन इज रिसीव्ड बाय वे ऑफ अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट और ईसीएस और अप टू द डेट ऑफ एग्रीमेंट। सर वो अदर सोर्सेज में मैंने एग्जांपल के साथ में बताए थे कब आपको एग्रीमेंट की डेट का वैल्यू लेना है, कब आपको रजिस्ट्रेशन वाला वैल्यू लेना है। तो एग्जांपल जाकर के आप चेक कर लीजिए। द ओनली डिफरेंस वहां पे ये पेड वर्ड था, यहाँ पे रिसीव वर्ड है, दैट इज द ओनली थिंग। तो ये ध्यान रखने का है। तो ये था बेटा 50C। अब उसके बाद में आता है 50CA कि जब कभी भी आप अनकोटेड शेयर्स खरीदते हो, अनकोटेड शेयर बेचते हो, क्योंकि हम तो बेचने की बात करें ना, कैपिटल गेन की बात करें। तो जब कभी भी अनकोटेड शेयर्स को बेचोगे, अभी अनकोटेड शेयर्स क्या होते हैं, अनकोटेड शेयर्स मतलब अनलिस्टेड शेयर्स जो स्टॉक मार्केट में कोटेड नहीं है, अनलिस्टेड शेयर्स बोला जाएगा उनको। तो जब कभी भी अनकोटेड शेयर्स आप बेच रहे हो दोस्त, ठीक है, तो उस केस में हो सकता है आप क्या करो कि 500 रुपए का फेयर मार्केट वैल्यू था उसका, शेयर का, पर शेयर 500 रुपए का फेयर मार्केट वैल्यू था। आपने कंसिडरेशन ले लिया 200 रुपए पर शेयर, 200 रुपए पर शेयर। बोलो कोई बेवकूफी होगा तो कम लेगा, अरे 300 रुपए कैश में ले लेगा। वो प्रॉपर्टी के केस में, इमोबल प्रॉपर्टी के केस में भी ऐसा सीन हो रहा था, इसीलिए 50C का एप्लीकेबिलिटी आता है, ठीक है। तो सर 200 रुपए पर शेयर वहां पे कंसिडरेशन, तो बोलता है नहीं, अगर आपका कंसिडरेशन फेयर मार्केट वैल्यू से ज्यादा है या इक्वल है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। इफ कंसिडरेशन इज इक्वल टू और मोर देन फेयर मार्केट वैल्यू तो सर कोई दिक्कत नहीं है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आपको कंसिडरेशन ही लेना है। बट अगर आपका कंसिडरेशन इज लेस देन फेयर मार्केट वैल्यू लाइक दिस, तो उस केस में फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या लोगे, फेयर मार्केट वैल्यू लोगे। बस इतना ही है 50CA। कंसिडरेशन इज लेस देन फेयर मार्केट वैल्यू तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आपको FMV लेने का है। ये चीज ध्यान रखने का है, मतलब विच एवर इज हायर ये ध्यान रखना है पूरे केस में, FMV और कंसिडरेशन विच एवर इज हायर लेने का है। खाली 50CA अप्लाई होता है अनकोटेड शेयर्स के केस में, लिस्टेड के केस में ऐसा वहां पे नहीं है। फिर आता है 50D। 50D बेटा क्या बोलता है कि अगर मान लो कोई असेट है, कैपिटल असेट है, उसका कंसिडरेशन डिटरमाइन नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है डिटरमाइन करना, तो उस केस में बेटा वहां पे आप क्या लोगे, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ असेट लोगे। आप बोलोगे सब जब कंसिडरेशन डिटरमाइन कर ही नहीं सकते कैसे करो, अरे वैल्यूएशन करवाओ, वैल्यूएशन करवा के फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ असेट वहां पे हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट आता बेटा सेक्शन 51। 51 क्या बोलता है, एडवांस मनी फॉरफिटेड। जी हाँ, सही पकड़ा हमने, अदर सोर्सेज में हमने पढ़ा था 56(2)(9) अगर आपको याद होगा तो ठीक है। तो सर अगर आपने एडवांस मनी फॉरफिट किया है, अगर कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी आप बेच रहे थे और नेगोशिएशन फेल हो जाती, इन केस ऑफ फेल नेगोशिएशन, तो वहां पे आपका बेटा अगर वो एडवांस मनी आपने फॉरफिट किया है ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2014, ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2014, तब तो वो आपका टैक्सेबल हो जाता है अंडर सेक्शन 56(2)(9) इन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज इन द प्रीवियस ईयर इन विच इट इज फॉरफिटेड। ध्यान रखना है, जिस साल में फॉरफिट किया है उस साल में वहां पे आपका क्या हो जाएगा सर, टैक्सेबल हो जाएगा अदर सोर्सेज में। अगर आपने वो एडवांस मनी फॉरफिट किया है बिफोर 1 अप्रैल 2014, तो सर ये तो बोलोगे आप पीरियड जा चुका है, हाँ बस, लेकिन समझना जरूरी है। तो 1 अप्रैल 14 से पहले क्या होता था, वो डायरेक्टली टैक्सेबल नहीं होता था, आप कॉस्ट में से माइनस करते थे, जो कॉस्ट है ना, कॉस्ट ऑफ असेट उसमें से माइनस करते थे,
और वो टेक्निकली टैक्सेबल टेक्निकली कब होगा, अगर आप उस असेट को बेचोगे तो, क्योंकि अगर आपने उस असेट को बेचा ही नहीं है मेरे दोस्त, अगर उस असेट को बेचा ही नहीं है तो कभी टैक्सेबल होने वाला नहीं है। तो जब कभी भी आप बेचोगे तो जो कॉस्ट था असेट का, उसमें से जो एडवांस मनी फॉरफिट किया था बिफोर 1 अप्रैल 2014, वो आप क्या करोगे, माइनस करोगे, तो इस तरह से कॉस्ट आपका कम हो जाएगा। फिर उसके बाद में उसका इंडेक्स करने का, अगर वो लॉन्ग टर्म है तो इंडेक्स पहले नहीं करने का, इंडेक्स करके माइनस नहीं करने का, पहले आप कॉस्ट में से रिड्यूस कर लो और फिर उसके बाद में इंडेक्स करने का, जितना भी 1 अप्रैल 2014 के पहले फॉरफिट किया है वो सारा माइनस करोगे। लेकिन सर इसमें भी एक लूपहोल है कि सर अगर वहां पे एडवांस मनी फॉरफिट किया है बाय प्रीवियस ओनर, दैट इज बिफोर 1 अप्रैल 2014, क्योंकि 1 अप्रैल 2014 के बाद में अगर प्रीवियस ओनर ने किया है तो सर अदर सोर्स में टैक्सेबल हो गया होगा उसके लिए। लेकिन अगर 1 अप्रैल 2014 के पहले अगर प्रीवियस ओनर ने फॉरफिट कर लिया एडवांस मनी, तो उस केस में उसको इग्नोर कर दिया जाएगा असेसी के लिए। असेसी के लिए क्या कर दिया जाएगा, इग्नोर कर दिया जाएगा। ये चीज ध्यान रखना है, उसको माइनस नहीं करना है। बहुत अच्छे क्वेश्चन इसके ऊपर क्वेश्चन देखेंगे, मैं आपको एक मास्टर क्वेश्चन भी करवाऊंगा कैपिटल गेन के ऊपर, तो मास्टर क्वेश्चन जब करेंगे तो उसमें भी आपको वहां पे क्लियरिटी आएगा। ओके सर, उसके बाद में सर वहां पे आपका नेक्स्ट आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट ये है टैक्स रेट्स फॉर कैपिटल गेन्स अंडर सेक्शन 111A, 112A एंड 112। ठीक है, अभी टेक्निकली देखा जाए तो 2-3 पॉइंट ही कैपिटल गेन में बचे हैं, छोटा सा पार्ट मैंने बोला था रह गया है, वो हम कर लेंगे। तो टैक्स रेट फॉर कैपिटल गेन्स अंडर सेक्शन 111A, 112A एंड 112, यहाँ पे फाइनेंस एक्ट 2024 में अमेंडमेंट्स हुए हैं, मेजर अमेंडमेंट्स हुए हैं। और ये जो मई 24 का एग्जाम, मई 25 का एग्जाम हुआ है, उसके अंदर एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा है, मतलब आई गेस एमसीक्यू में शायद पूछा था, फुल फ्लेज क्वेश्चन नहीं पूछा है, तो देयर इज अ बिग प्रोबेबिलिटी कि वो आपको क्वेश्चन आ जाए यहां पे। तो अगर बात करें 18 जो पॉइंट है अपना टैक्स रेट फॉर कैपिटल गेन्स अंडर सेक्शन 111A, 112A एंड 112, तो सबसे पहले हम समझते हैं कैपिटल एसेट कौन सा वाला है। अगर कैपिटल एसेट बेटा शेयर्स एंड सिक्योरिटीज है, शेयर्स एंड सिक्योरिटीज, शेयर्स एंड सिक्योरिटीज है, और उसमें अगर लिस्टेड इक्विटी शेयर में, साथ में बेटा दोहराएंगे, लिस्टेड इक्विटी शेयर्स है या यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है, मैंने बताया था आपको, या यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट है, इनमें से कोई भी एसेट है या तीनों एसेट है या कोई दो एसेट है, यू हैव लिस्टेड इक्विटी शेयर्स, नो अदर शेयर्स, ओनली लिस्टेड इक्विटी शेयर्स, या फिर यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, या फिर यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। सर ये यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड तो बताया था कि भाई 65% से ज्यादा अगर इक्विटी शेयर्स में एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट कर रहा है तो उसके यूनिट्स को यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड बोला जाएगा। अब ये यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट क्या होती है सर, वो थोड़ा सा आइडिया दे दूं तो अच्छा हो जाएगा। तो सर बेटा बिजनेस ट्रस्ट क्या कहता है कि मान लो मेरे को रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने का है, बट रियल एस्टेट तो बहुत महंगा है, इतना पैसा मेरे पास में है नहीं, तो सीधी सी बात है मैं तो नहीं कर सकता। तो सर सेबी के गाइडलाइंस में एक बिजनेस ट्रस्ट बनाया जाता है, इट इज वेरी सिमिलर टू म्यूचुअल फंड ओनली। म्यूचुअल फंड के जैसे ये यूएस के कॉन्सेप्ट है सारे के सारे, म्यूचुअल फंड, बिजनेस ट्रस्ट, इन्वेस्टमेंट फंड। सीए फाइनल में आप बेटा आओगे ना तो डिटेल में वहां पे पढ़ना पड़ेगा, ये चैप्टर्स है बाकायदा, इनके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, तो बिजनेस ट्रस्ट क्या करता है, वो एक फंड ही, एक म्यूचुअल फंड ही है, समझो ना, मैं एक बार समझाने के लिए, म्यूचुअल फंड ही है। वो छोटे छोटे इन्वेस्टर से, ऐसे जरूरी नहीं छोटे छोटे, बड़े इन्वेस्टर भी करना चाहे तो कर सकते हैं, उनसे पैसा लेता है, मंथली करना चाहो, वन टाइम करना चाहो, एसआईपी के फॉर्म में करना चाहो, जैसे भी वो लेता है, और फिर वो बिजनेस ट्रस्ट उस पैसे को इन्वेस्ट करता है कहां पे, रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्ट करता है, रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्ट करता है। फिर रियल एस्टेट से उसको रेंटल इनकम आता है, फिर रियल एस्टेट को बेचा तो कैपिटल गेन होगा, अगर रियल एस्टेट कंपनीज के शेयर्स डिबेंचर में इन्वेस्ट किया है तो वहां से डिविडेंड इनकम या कैपिटल गेन हो सकता है। फिर वो जो उसके बिजनेस ट्रस्ट के पास में आता है, रीट आपने सुना होगा, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, रीट इनविट, दो तरह के बिजनेस ट्रस्ट होते हैं, और फिर वो बिजनेस ट्रस्ट उसको क्या करेगा, आगे डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो इफ यू हैव यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, अभी बेटा एज पर सेबी गाइडलाइंस ये जो यूनिट्स होती है ना, ये लिस्टेड ही होती है, ये जो यूनिट्स होती है ये आपकी क्या होती है, लिस्टेड ही होती है, यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। तो बेटा यू हैव 3 एसेट या एनी ऑफ द 3 एसेट, वन इज लिस्टेड, बोलो बोलो साथ में साथ में साथ में साथ में, कसम मैं दूंगा बेटा, करना पड़ेगा सर। लिस्टेड इक्विटी शेयर्स, यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड और यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, इफ यू हैव, ठीक है, इनमें से कोई भी एसेट आपके पास में, एंड इट इज ट्रांसफर थ्रू रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी एनएससी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू ट्रांसफर किया, बेचा बेचा ट्रांसफर किया, ठीक है, एंड एसटीटी पेड ऑन ट्रांसफर,
सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स, बेटा इसका डिडक्शन नहीं मिलता, बता रहा हूं मैं, कैपिटल गेन में इसका डिडक्शन मिलता नहीं है। तो एसटीटी पे किया है, कंडीशन है सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन पेड ऑन ट्रांसफर। अगर आपने मेरे लाल ऐसा किया है और ये तीनों कंडीशन एक साथ में सेटिस्फाई हुई, पहला क्या, आपके पास में लिस्टेड इक्विटी शेयर्स है या यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है या यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट है, दूसरा ट्रांसफर थ्रू रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज है, इन एसटीटी पे किया है ऑन ट्रांसफर, और अगर बेटा वहां पे आपका वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 111A के अंदर, 111A के अंदर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A के अंदर है, तो सर वो ट्रांसफर अगर हुआ है अप टू 22 जुलाई 2024 तो टैक्स रेट 15% है। हाँ जी सर। और अगर ट्रांसफर हुआ है 23 जुलाई 2024 या इसके बाद में ऑन और आफ्टर अमेंडमेंट हो चुका है, 20% रेट हो चुका है। बेटा मैं रिपीट कर रहा हूं, मेरे साथ में सब लोग वहां पे साथ साथ में बोलेंगे। सबसे पहले लिस्टेड इक्विटी शेयर्स या यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड या यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, इट इज ट्रांसफर थ्रू रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज एंड एसटीटी पेड ऑन ट्रांसफर, एसटीटी पेड ऑन ट्रांसफर, तीन कंडीशन सेटिस्फाई हुई। और जो कैपिटल गेन है वो 111A में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, 111A में आएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, राइट। तो उस केस में बेटा अगर वो 22 जुलाई 2024 तक अगर वो आपका ट्रांसफर हुआ है तो टैक्स 15% से आएगा, और ऑन और आफ्टर 23 जुलाई 2024 अगर ट्रांसफर हुआ है तो 20% का टैक्स रेट हो गया। अब बेटा वापस आओ, अगर आपके पास में शेयर्स एंड सिक्योरिटीज में लिस्टेड इक्विटी शेयर्स है, यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है, यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट है, ट्रांसफर थ्रू रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज है, एसटीटी पेड ऑन ट्रांसफर है, और वहां पे आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A निकाला है। 112A में जब आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकालते हो ना बेटा, वो विदाउट इंडेक्स निकालते हो, हमेशा ध्यान रखना। हमेशा अगर आपके पास में लिस्टेड इक्विटी शेयर्स, यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट विच इज ट्रांसफर थ्रू रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, एसटीटी पेड ऑन ट्रांसफर, तो इन दैट केस आपको जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कंप्यूट करना है 112A में, वो विदाउट इंडेक्स निकालना है। इंडेक्सिंग का बेनिफिट नहीं मिलेगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कॉस्ट उसके केस में। और अगर वो आपने ट्रांसफर किया अप टू 22 जुलाई 2024, अप टू 22 जुलाई 2024, तो बेटा टैक्स वहां पे 10% आएगा। लेकिन जो पहला 1,25,000 होगा ना पूरे साल में, वो आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। फर्स्ट 1,25,000 जो होगा ना वो आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। मतलब 1,25,000 पूरे साल में तो एग्जेम्पशन मिलेगा, और 1,25,000 के ऊपर वाला जो होगा ना, और 22 जुलाई 2024 तक ट्रांसफर हुआ था तो 10% टैक्स लग जाएगा उसके ऊपर। मतलब मान लो मैंने 22 जुलाई 2024 तक ट्रांसफर किया, तो उस केस में मान लो मेरे को टोटल 2 लाख का कैपिटल गेन हुआ विदाउट इंडेक्स 112A में, ठीक है। रिलायंस के शेयर्स बेचे थे, लिस्टेड थे, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू ट्रांसफर किया था, एसटीटी पे किया था, राइट। तो उस केस में 2 लाख का मेरे को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ विदाउट इंडेक्स। तो पहला 1,25,000 तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, उसके ऊपर कोई टैक्स आने वाला नहीं है। और उसके ऊपर जो 75,000 बचा उसके ऊपर आपका 10% टैक्स आएगा, क्योंकि 22 जुलाई 2024 के पहले ट्रांसफर किया है। लेकिन मान लो अगर ट्रांसफर हुआ ऑन और आफ्टर 23 जुलाई 2024, ऑन और आफ्टर 23 जुलाई 2024, तो बेटा आपका टैक्स रेट 12.5% हो जाएगा। तो मान लो, सुनो ना बेटा, पहले मैंने ट्रांसफर किया था, मेरे को कैपिटल गेन 2 लाख का हुआ 22 जुलाई 2024 तक। अब उसमें से बेटा 1,25,000 तो वहां पे क्या हो गया, एग्जेम्प्ट। बचा कितना, 75,000 के ऊपर टैक्स आएगा एट द रेट 10%। ये स्पेशल रेट ऑफ टैक्स है, ठीक है। अभी ये बिफोर है ना, अप टू उसके बाद में ऑन और आफ्टर 23 जुलाई 2024 मेरे को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है अंडर सेक्शन 112A। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है अंडर सेक्शन 112A। तो सर वो होता है मान लो 1 लाख रुपए का। अब आप बोलोगे सर 1,00,000 1.5 लाख लेते हैं। अब आप बोलोगे सर 1,25,000 तो एग्जाम्प्ट है ना, मुन्ना, ये पूरा मिला करके आपका 1,25,000 पूरे साल का है। तो ऑलरेडी आप 1,25,000 का तो एग्जाम्पशन ले चुके हो, तो इस 1.5 लाख के ऊपर सीधा 12.5% टैक्स लग जाएगा। लेकिन मान लो सर आपका ये आपका 75,000 ही था, फॉर एग्जांपल 75,000 ही था, तो इन दैट केस तो सर ये आपका पूरा का पूरा 75,000 क्या था, एग्जेम्प्ट हो गया, ठीक है, एग्जेम्प्ट हो गया। अब 1.5 लाख का आपको हुआ है तो सर 75 एग्जेम्प्ट हो गया, तो 50,000 और एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। और जो 1 लाख बचेगा ना, इसमें 1 लाख उसके ऊपर 12.5% टैक्स है, तो पूरे साल का है। हाउएवर इन एग्जम्पशन अप टू ₹1,25,000 इज प्रोवाइडेड इन द प्रीवियस ईयर। अभी है ना
22 जुलाई 2024 से पहले ये एग्जाम्पशन आपका 1 लाख रुपए का हुआ करता था, ठीक है। 22 जुलाई 2024 से पहले, मतलब अमेंडमेंट से पहले 1 लाख हुआ करता था, बट सर बाद में अमेंडमेंट आ गया तो पूरे साल के लिए इन्होंने 1,25,000 कर दिया है। तो अभी 1,25 ही आपको देखने का है। ओके, ये क्लियर हो गया। ओके, उसके बाद में बेटा वहां पे आपका तो एक, अच्छा इसमें एक कंडीशन और है, ये वाले केस में एक कंडीशन और है कि सर अगर वो आपके पास में लिस्टेड इक्विटी शेयर्स है वो ट्रांसफर किए तो खरीदते टाइम भी एसटीटी पे होना चाहिए, एक्विजिशन के टाइम पे भी एसटीटी पे होना चाहिए। हाँ, बोनस शेयर्स वगैरह आ रहे हैं तो उसमें अगर नहीं पे किया चलेगा, कि बोनस शेयर्स तो वैसे भी आपको डायरेक्टली मिलेंगे, कोई स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू खरीदने वाले नहीं हो, तो ये चीज ध्यान रखने का है। तो पहले ना बेटा एक बार पूरा मैं साथ में ये दोनों रिवाइज करवाता हूँ, 1111A एंड 1112A। यू हैव लिस्टेड इक्विटी शेयर्स or units of equity oriented mutual fund or units of business trust, it is transferred through recognized stock exchange, STT paid on transfer, 3 कंडीशन सेटिस्फाई होगी। फिर वो 1111A के अंदर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, अगर वो ट्रांसफर हुआ अप टू 22 जुलाई 2024 तो 15% का टैक्स आएगा। अगर वो आपका ट्रांसफर हुआ है ऑन और आफ्टर 23 जुलाई 2024 तो 20% का टैक्स आएगा। अगर सर वही लिस्टेड इक्विटी शेयर, यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट ट्रांसफर थ्रू रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज एंड एसटीटी पेड ऑन ट्रांसफर, ठीक है। एंड लिस्टेड इक्विटी शेयर के केस में एसटीटी पेड ऑन एक्विजिशन आल्सो, ठीक है। तो उस केस में अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A में विदाउट इंडेक्स निकालोगे और अगर वो ट्रांसफर हुआ अप टू 22 जुलाई 2024 तो उस केस में आपका पहला 1,25 तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा वो पूरे साल के लिए, और जो एक्सेस वाला पार्ट है उसके ऊपर 10% टैक्स आ जाएगा। और अगर आपका ट्रांसफर हुआ ऑन और आफ्टर 23 जुलाई 2024 तो वही पूरे साल का 1,25,000 जिसमें पहले वाला भी आ गया 1,25 तो पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा, और जो एक्सेस वाला पार्ट है अगर तो 12.5% सर वहां पे आपका टैक्स आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका शेयर्स एंड सिक्योरिटीज रिलेटेड लिस्टेड वाला। अभी अदर शेयर्स एंड सिक्योरिटीज की बात करें तो अगर वहां पे आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो रहा है, अदर शेयर्स एंड सिक्योरिटी प्रेफरेंस शेयर्स आ गए, लिस्टेड अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स आ गए, बॉन्ड्स आ गए, डिवेंचर्स आ गए, बहुत सारी चीजें आ जाती है। अभी वहां पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है तो बेटा वो नॉर्मल स्लैब रेट से टैक्सेबल होगा, अगर वो इंडिविजुअल एचयूएफ, एओपी, बीओआई, एओपी है। अगर पार्टनरशिप में तो 30% टैक्सेबल होगा, कंपनी की केस में 30% या 25% वॉट एवर द केस में भी उस रेट से टैक्सेबल हो जाएगा, मतलब नॉर्मल रेट से टैक्सेबल हो जाएगा। अगर वो बेटा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है और वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 में, 112A नहीं बेटा 112, और अगर वो रेसिडेंट को हो रहा है, किसको हो रहा है, रेसिडेंट, और कौन सी वाली सिक्योरिटीज है, लिस्टेड सिक्योरिटीज। तो फिर से सुनो, अदर शेयर्स एंड सिक्योरिटीज में अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है तो स्लैब रेट या आपका जो नॉर्मल टैक्स रेट है उससे टैक्सेबल हो जाएगा। अगर अदर शेयर्स एंड सिक्योरिटीज में वहां पे लॉन्ग टर्म 112 में होता है और वो रेसिडेंट है, और कौन सी वाली शेयर्स है, लिस्टेड शेयर्स एंड सिक्योरिटीज है, तो अगर अप टू 22 जुलाई 2024 तक ट्रांसफर हुआ है तो एक बार विद इंडेक्स 20% टैक्स, एक बार विदाउट इंडेक्स 10% टैक्स, और विच एवर इज लोअर, एक्चुअली विच एवर इज बेनिफिशियल वर्ड यूज है, विच एवर इज लोअर वहां पे आप करोगे वो आपको टैक्स भरना पड़ेगा। और अगर 23 जुलाई 2024 ऑन और आफ्टर 23 जुलाई 2024 ट्रांसफर हुआ है तो 12.5% कोई इंडेक्स का बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। इन शॉर्ट 23 जुलाई 2024 के बाद में सारे लॉन्ग टर्म है ना वो 12.5% है विदाउट इंडेक्स है, एक दो जगह एक्सेप्शन छोड़ करके। ओके, अभी यहां पे अदर शेयर्स एंड सिक्योरिटीज में लॉन्ग टर्म 112 में हो रहा है, रेसिडेंट है और अनलिस्टेड सिक्योरिटीज है, तो अप टू 22 जुलाई 2024 ट्रांसफर किया तो 20% विद इंडेक्स था, और ऑन और आफ्टर 23 जुलाई 2024 है तो 12.5% विदाउट इंडेक्स आएगा। सर उसके बाद में अगर अदर शेयर्स एंड सिक्योरिटी में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 में और वो एनआरआई नॉन रेसिडेंट इंडियन, एनआर नहीं, नॉन रेसिडेंट इंडियन सिटीजन, तो उस केस में बेटा अप टू 22 जुलाई 2024 तक 10% विदाउट इंडेक्स, एंड ऑन और आफ्टर 23 जुलाई 2024 12.5% विदाउट इंडेक्स देखने का है, ठीक है। तो ये वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट फिर भी मैं एक बार पूरा रिवाइज करवाता हूं, पूरा इधर मेरे दोस्त साथ में मेरी तरफ, मतलब मेरी बात सुनना और तू देख के अपने बोल के रिवाइज करना। सबसे पहले, इफ यू हैव लिस्टेड इक्विटी शेयर, यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, इट इज ट्रांसफर टू रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, एसटीटी पेड ऑन ट्रांसफर, और वो 1111A में आपका हो रहा है, 1111A में हो रहा है शॉर्ट टर्म कैपिटल अप टू 22 जुलाई 2024 तो 15% का आपका रेट आएगा। ऑन और आफ्टर 23 जुलाई 2024 तो उस केस में आपका कितना हो जाएगा, 20% का आएगा, अप टू 22 जुलाई
और ऑन और आफ्टर 23 जुलाई 2024 20% का टैक्स रेट आ जाएगा। अगर लिस्टेड इक्विटी यूनिट्स ऑफ इक्विटी और म्यूचुअल यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रांसफर टू रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, एसटीटी पेड ऑन ट्रांसफर, इन केस ऑफ लिस्टेड इक्विटी एसटीटी पेड ऑन एक्विजिशन आल्सो, और वो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल 112A में जो विदाउट इंडेक्स आ रहा है, उस केस में अगर ट्रांसफर हुआ है अप टू 22 जुलाई 2024, तो सर उस केस में आपका 10% का टैक्स है। और अगर ट्रांसफर हुआ ऑन और आफ्टर 23 जुलाई 2024 तो 12.5% का टैक्स है। लेकिन पूरे केस में पूरा साल का अप टू 1,25,000, जो पहला 1,25,000 होगा उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है ना, वो आपका टैक्स फ्री है। उसके ऊपर वाला जो एक्सेस वाला पार्ट, एक्सेस वाले पार्ट के ऊपर 10% या 12.5% रेट लगाना है, कब ट्रांसफर हुआ वो देख करके। सर उसके बाद में नेक्स्ट आता है, अगर अदर शेयर्स एंड सिक्योरिटीज, अदर शेयर्स एंड सिक्योरिटीज में अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है तो नॉर्मल टैक्स रेट से आपका टैक्स लग जाएगा डिपेंडिंग अपॉन एसएससी। अगर अदर शेयर्स एंड सिक्योरिटीज में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है 112 के अंदर, 112 के अंदर, और वो 112 के अंदर किसको हो रहा है, लिस्टेड सिक्योरिटीज से हो रहा है, लिस्टेड सिक्योरिटीज हो रहा है, और वो रेसिडेंट को हो रहा है, रेसिडेंट को हो रहा है, तो इन दैट केस सर अप टू 22 जुलाई 2024 आपको देखना है 20% विथ इंडेक्स, 10% विदाउट इंडेक्स, विच एवर इज लोअर। लेकिन ऑन और आफ्टर 23 जुलाई 2024 नो इंडेक्स बेनिफिट, सीधा 12.5%। और अगर सर वो किसको हो रहा है, सर वो आपका अनलिस्टेड सिक्योरिटीज पे हो रहा है, अनलिस्टेड सिक्योरिटीज पे हो रहा है, ठीक है। तो अनलिस्टेड वाले केस में अप टू 22 जुलाई 2024 है, तो उस केस में आपका 20% क्या था, विद इंडेक्स था, और ऑन और आफ्टर 23 जुलाई 2024 आपको मालूम है विदाउट इंडेक्स 12.5% हो जाएगा। और सर अगर वो नॉन रेसिडेंट इंडियन को हो रहा है, नॉन रेसिडेंट इंडियन, तो पहले क्या था 22 जुलाई 2024 तक 10% विदाउट इंडेक्स था, अभी ऑन और आफ्टर 23 जुलाई 2024 12.5% विदाउट इंडेक्स हो गया। ये चीज वहां पे ध्यान रखना है। ओके, आगे बढ़ते हैं सर। सर अगर ऑल अदर कैपिटल एसेट, बाकी ये तो हमने खाली शेयर्स एंड सिक्योरिटीज का डिस्कस किया, बट कैपिटल एसेट में तो लैंड भी आता है, बिल्डिंग भी आता है, गोल्ड भी आता है, डेप्रिशिएबल एसेट्स भी आती है, इंटेंजिबल एसेट्स भी आती है। सर डेप्रिशिएबल एसेट्स में तो ऑलवेज शॉर्ट टर्म ही होता है ना, हाँ, लेकिन गेन तो होता है ना, तो टैक्स तो उसके ऊपर भी निकालना पड़ेगा ना। तो सर ऑल अदर कैपिटल एसेट जो बच गई सारी कैपिटल एसेट है ना, गुडविल, इंटेंजिबल जो भी होता है, गुडविल इज ऑल्सो ए कैपिटल एसेट, ठीक है, डेप्रिसिएशन नहीं मिलता बट वो कैपिटल एसेट है, ठीक, ध्यान रखना। हाँ, गुडविल ऑफ प्रोफेशन इज वो उसको टैक्सेबल नहीं माना जाता है। ओके, ऑल अदर कैपिटल एसेट में एग्जांपल लैंड, बिल्डिंग, गोल्ड, डेप्रिशिएबल एसेट, इंटेंजिबल एसेट एक्सेट्रा। अगर वो शॉर्ट टर्म कैपिटल हो जाता बेटा तो नॉर्मल टैक्स रेट से टैक्स लगाना पड़ेगा। और अगर वो लॉन्ग टर्म कैपिटल 112 के अंदर और 22 जुलाई 2024 तक ट्रांसफर करते थे, 20% विद इंडेक्स आप टैक्स निकालते थे। बट ऑन और आफ्टर 23 जुलाई 2024 और वो आपका एक रेसिडेंट इंडिविजुअल है, हाँ जी सर, हाँ जी सर, हाँ जी सर, रेसिडेंट इंडिविजुअल या रेसिडेंट एचयूएफ इन केस ऑफ लैंड बिल्डिंग जो अक्वायर किया था बिफोर 23 जुलाई 2024, लैंड बिल्डिंग बोथ, लैंड बिल्डिंग बोथ, लैंड बिल्डिंग बोथ ट्रांसफर कर रहे हो 23 जुलाई 2024 के बाद, ऑन और आफ्टर। खरीदा भी था 23 जुलाई 2024 के पहले पहले पहले, किसने, रेसिडेंट इंडिविजुअल, रेसिडेंट एचयूएफ ने। तो इन दैट केस सर आप क्या करोगे, एक बार विद इंडेक्स 20% लोगे, एक बार विदाउट इंडेक्स 12.5% लोगे, विच एवर इज लोअर वो टैक्स वहां पे हो जाएगा। विद इंडेक्स भी करना है, विदाउट इंडेक्स भी करना है। लेकिन सर अगर आपने ऑन और आफ्टर 23 जुलाई 2024 अगर कोई और ट्रांसफर किया, दूसरा असेट ट्रांसफर किया, इसको छोड़ के कुछ भी ट्रांसफर किया है अदर केसेस में, तो 12.5% विदाउट इंडेक्स आएगा। तो ये आपकी टैक्स रेट थी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सारा ग्रीन वाला अमेंडमेंट है बेटा। तो अगर मैं सारांश में बोलूं बेटा, 23 जुलाई 2024 ऑन और आफ्टर 23 जुलाई 2024 जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है बेटा विदाउट इंडेक्स, चाहे 112A वाला हो या 112 वाला हो, विदाउट इंडेक्स 12.5% रेट हो गया है, ठीक है। हाँ, 112A के अंदर 1,25,000 तक का एग्जम्पशन जरूर मिलता है पूरे साल का, बट बाकी केस में विदाउट इंडेक्स सारे केस में वहां पे आपका 12.5% हो गया। हाँ, अगर रेसिडेंट इंडिविजुअल, रेसिडेंट एचयूएफ है, लैंड बिल्डिंग और बोथ जो अक्वायर किया था बिफोर 23 जुलाई 2024, तो उस केस में लास्ट वाला बेटा, उस केस में आपका 20% विद इंडेक्स, 12.5% विदाउट इंडेक्स, विच एवर इज लोअर करके टैक्स निकाल रहा है। अब बात समझो, ये सारी स्पेशल रेट्स हमने अलग अलग पढ़ी, कहीं पे 15%, कहीं पे 10%, कहीं पे 12.5%, कहीं पे 20%, ऐसे अलग अलग रेट्स वहां पे हमने पढ़ी। तो कुछ को लेके कॉमन पॉइंट, जैसे कि क्योंकि स्पेशल रेट में ऑलरेडी बेनिफिशियल रेट्स है, नॉर्मल अगर स्लैब रेट में जाए तो 30% का टैक्स आ जाता है,
हायर टैक्स की बात कर रहा हूं, बट यहां पे आप देख रहे हो 10%, 12.5%, 15%, 20%, मैक्सिमम 20% है, ठीक है। और वो भी विद इंडेक्स, इंडेक्सेशन के साथ में, मतलब इंडेक्स करोगे तो आपका कॉस्ट बढ़ जाएगा, कॉस्ट बढ़ जाएगा तो कैपिटल गेन कम हो जाएगा। ओके, तो यू आर गेटिंग अ गुड बेनिफिट इन शॉर्ट ऑफ इन टर्म्स ऑफ टैक्स रेट्स एंड अदर एस्पेक्ट। तो कोई चैप्टर 6 से डिडक्शन मिलने वाला नहीं है अगर वो 112A वाला है, 112 वाला है, 111A वाला है। बट ये नॉर्मल वाला शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है बेटा, उनके सामने वो नॉर्मल इनकम की तरह माना जाता है, तो उनके सामने चैप्टर 6 डिडक्शन क्या हो जाएगा, अलाउ। ठीक है, आगे नो रिबेट अंडर सेक्शन 87 अगेंस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A। 112A के सामने नहीं मिलेगा, 111A के सामने मिलेगा, 112 के सामने मिलेगा। इन केस ऑफ रेसिडेंट इंडिविजुअल और रेसिडेंट एचयूएफ, ठीक है, अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट 112, 111A, 112A, बट दिस बेनिफिट इज नॉट अलाउड टू नॉन रेसिडेंट। मतलब मैं एक रेसिडेंट इंडिविजुअल हूं, रेसिडेंट इंडिविजुअल हो, बराबर है, रेसिडेंट इंडिविजुअल, रेसिडेंट एचयूएफ हो, रेसिडेंट इंडिविजुअल, रेसिडेंट एचयूएफ हो, और मान लो मेरे पास में कोई दूसरा इनकम, कैपिटल गेन के अलावा कोई दूसरा इनकम, जैसे बिजनेस से, सैलरी से, उतना नहीं है कि मैं बेसिक एग्जम्पशन लिमिट को भी उसके सामने एडजस्ट कर पाऊं। मतलब मेरा अदर इनकम बस खाली 1 लाख रुपए का ही है, तो ये पूरा 1 लाख रुपए तो मेरा बेसिक एग्जम्पशन लिमिट में एग्जेम्प्ट हो जाएगा। बट अभी भी 2 लाख का बेसिक एग्जम्पशन लिमिट अनएग्जॉस्ट बचा हुआ है, मतलब मेरा फायदा है। तो ये 2 लाख का जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट बच गया ना, ये मैं जो स्पेशल वाली रेट वाली इनकम है ना सर, वो इनकम इसके सामने उड़ा सकता हूं, वो इनकम इसके सामने मैं उड़ा सकता हूं। तो सबसे क्या करोगे, जो हाईएस्ट रेट वाला टैक्स है वो पहले उड़ाने का, वो इनकम पहले उड़ाने का, ठीक है। तो ये बेनिफिट है एक। उसके बाद में बेटा नेक्स्ट आता है कि अगेंस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A, 112, शॉर्ट टर्म 111A एंड डिविडेंड इनकम, ये 4 इनकम कौन कौन सा, 112A वाला, 112 वाला, 111A वाला एंड डिविडेंड इनकम। डिविडेंड इनकम अदर सोर्स में आता है, बट वो भी इन सब के केस में मैक्सिमम रेट ऑफ सरचार्ज 15% होगा, चाहे वो ऑप्शनल रिजीम हो या डिफॉल्ट रिजीम हो, ऑप्शनल रिजीम हो या डिफॉल्ट रिजीम हो। आपको मालूम है कि भाई ऑप्शनल रिजीम में 37% हाईएस्ट सरचार्ज आता है, और डिफॉल्ट में आपका हाईएस्ट 25% जाता है। बट अगर ये वाली इनकम है तो इन लोगों को डिमोटिवेट ना करते हो बोला कि नहीं, अगर ये वाली इनकम से, तो भाई ये वाली इनकम कितनी भी हो, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, ये सब मिला के, या इंडिविजुअल जो भी है 50 करोड़, कितना भी हो, जब इनके ऊपर आप टैक्स निकालोगे ना, तो हाईएस्ट रेट ऑफ सरचार्ज वहां पे 15% लेने का है, ये चीज ध्यान रखने का। ओके, अभी एक इंपॉर्टेंट चीज कि सर ये जो 112A है ना, 112A तुमको काफी अच्छा लगा होगा, क्यों, क्योंकि सर लोअर टैक्स है, पहले 10% था, अभी भले बढ़ा दिया 2.5%, लेकिन सर यहाँ पे आप देखोगे तो सर ये आपका एक एग्जाम्शन में मिलता है 1,25,000 का। अगर मैं बोलूं कि सर एक पर्टिकुलर डेट के पहले ये 112A नाम का सेक्शन ही नहीं था, इनफैक्ट एक सेक्शन था 1038, और सेक्शन 10 आपको मालूम है वो क्या बोलता है, वो बोलता है एग्जेम्प्ट, पूरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ये वाली असेट से एग्जेम्प्ट होता था, कंडीशन सेटिस्फाई होती तो, पूरा का पूरा, पूरा करोड़ों का, अरबों का, कितना भी हो। तो सर सोचो कि जब ये अमेंडमेंट आया होगा, ये सेक्शन आई होगी, तो जो लोग ऑलरेडी उस टाइम पे ये शेयर्स हेल्ड करके, मुझे मालूम है ये अरुण केटली साहब का लास्ट बजट था 2018 के अंदर, फाइनेंस एक्ट 2018 के अंदर ये अमेंडमेंट आया था। 1 Feb 2018 को बजट लेकर के आए थे लास्ट, उसके बाद में उन्होंने कोई बजट प्रेजेंट ही नहीं किया, डेथ होगी उनकी वहां पे। तो 1 Feb 2018 को लेके आए थे, और वो शायद इकलौता बजट था काफी सालों में, 10-15 सालों में, जो मैंने लाइव देखा था। बोला सर आप ही मतलब वहां पे क्या बोलते हैं, खोड़ीलो, मारवाड़ी में, मारवाड़ी गुजराती में खोड़ीला बोलते हैं ना, कि अरे पनौती पनौती हो तभी आया होगा, तुम जो भी समझो, लेकिन मैं हमेशा चाहता था कि ये हो, क्यों, क्योंकि जब से मैंने पढ़ाना शुरू किया मेरे को समझ में आ गया कि लोगों के लिए क्या हो गया था, ये एक तरीका हो गया था, जबरदस्त तरीका। लोग क्या करते थे, शेल कंपनीज को लिस्ट करवा देते थे, और फिर उनके शेयर्स को ट्रेड करते थे, 12 महीना रखना होता था, तब तो लॉन्ग टर्म हो जाएगा, 12 महीने में तो लॉन्ग टर्म हो जाएगा, फिर वहां पे बेच देते थे, तो सर उनको वहां पे ह्यूज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता था, और वो एग्जेम्प्ट होता था, ये सब चलता था मार्केट में। मैंने बोला ये सब बंद होना चाहिए, और अरुण जेटली साहब ने मेरी बात सुनी, 1 Feb 2018 को अमेंडमेंट लेकर के आए, और सीधा बोल दिया 10% का टैक्स लगेगा, पहले 1 लाख तक कोई टैक्स नहीं होगा, उसके बाद में उसके ऊपर जो होगा उसके ऊपर 10% टैक्स लगेगा। अब जो सोचोगे, जो लोग ऑलरेडी उस दिन शेयर्स लेकर के बैठे थे 1 Feb 2018, उनकी तो लग गई, वो तो मर गए, लॉन्ग टर्म करवा के बैठे थे। तो अभी उन लोग का कोई गलती नहीं था, कुछ जेन्युइन लोग भी तो हो सकते हैं ना, जेन्युइन लोग भी हो सकते हैं, तो उनको तो ये समझ के बैठे थे कि भाई एग्जेम्प्ट होगा, एग्जेम्प्ट होगा जब भी बेचेंगे, लेकिन वो तो टैक्स लग गया 1 Feb 2018 को।
तो उन लोगों को रिलैक्स करने के लिए क्या किया, क्योंकि आज जो बेचेगा 24-25 में बेचेगा और उसने 1 फेब 2018 के पहले खरीदा हुआ था, 1 फेब 2018 के बहुत पहले खरीदा हुआ था, तो क्या बोलेगा यार मैंने मतलब 91-92 में खरीदा था इन्वेस्टमेंट के पर्पज से, तो बेटा उसका तो बेचारे का 1 फेब 2018 तक का जो लॉन्ग टर्म अच्छा खासा वहां पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ होगा, बट बेच आज 24-25 में रहा है, तो आज के हिसाब से तो 12.5% टैक्स लग जाएगा। सोचना 1.25 का एग्जाम्शन मिलेगा, लेकिन उसका कैपिटल गेन ही करोड़ों में, तो 1.25 क्या है सर, नथिंग, नथिंग, क्या है अमेरिका, ठीक है। सो द पॉइंट इज बेसिकली उन लोगों को एग्जाम्शन देने के लिए अरुण जेटली साहब एक फॉर्मूला बना के चले गए कि आप कॉस्ट कुछ अलग तरीके से निकालो, तो सर वही यहां पे दे रखा है कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन केस ऑफ कैपिटल एसेट कवर्ड अंडर सेक्शन 112A अक्वायर्ड बिफोर 1 फेब 2018, 1 फेब 2018 के पहले खरीदा है, तो उसके इसमें कॉस्ट कैसे निकालना है बेटा। तो सिंपल सा तरीका मैं सर एग्जांपल लेता हूं सर, एग्जांपल कुछ इस तरीके, अगला वाला क्वेश्चन है ना, ये मिस्टर मिथुन वाला क्वेश्चन आपके मॉड्यूल में क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, उस क्वेश्चन को करना, ठीक है, तो वहां पे आपको और क्लियरिटी आ जाएगा। तो बात समझो ना बेटा, यहां पे मान लो आपने वो खरीदा था 1 फेब 2018 के पहले 1000 रुपए पर शेयर के हिसाब से खरीदा, 1000 रुपए पर शेयर के हिसाब से, तो क्या बोलता है कि आप है ना 1 फेब 2018 तक का एग्जाम्शन दोगे, उसके बाद में तो एग्जाम्शन मिलने वाला नहीं है, तो उसके लिए सर वहां पे एक फेयर मार्केट वैल्यू को बेस ले लिया। अब आप बोलोगे सर 1 फेब 2018 का फेयर मार्केट वैल्यू नहीं, उस दिन तो बेटा डिजास्टर हो गया था, जैसे बजट आ गया मार्केट ऊपर नीचे हो गया था, तो उस दिन का फेयर मार्केट वैल्यू सर सही नहीं होगा। तो फेयर मार्केट वैल्यू कौन सा डिसाइड हुआ, उसके एक दिन पहले का, तब किसी को कुछ पता नहीं था कि केटली कितनी गर्म है 31 जनवरी 2018 को, अरे मतलब जेटली जी क्या करने वाले हैं अगले दिन, किसी को मालूम नहीं था, तो उस दिन का फेयर मार्केट वैल्यू लोगे। तो सर एफएमवी ऑन 31 जनवरी 2018 और रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, ये आपका 2000 रुपए था जब आपने खरीदा था, तो 1000 रुपए में खरीदा था, और इस दिन आपका फेयर मार्केट वैल्यू शेयर का 2000 हो चुका था, ठीक है। और आज जब उसको बेच रहे हो तो उस टाइम पे उसका सेलिंग प्राइस आपका 4000 रुपए है। तो एक बात बताओ, सपोज, क्योंकि ये विच एवर इज आपका लोअर और विच एवर इज हायर होने वाला है, राइट, विच एवर इज लोअर विच एवर इज क्या होने वाला है बेटा, हायर होने वाला है। तो सपोज यहां पे आपका ये ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि ये मान लो 6000 रुपए होता, कितना होता 6000, तो टेक्निकली उसका पूरा ही एग्जाम्प्ट हो जाता, 6000 और 4000 सेलिंग प्राइस, विच एवर इज लोअर तो 4000 हो जाएगा, और 4000 1000 विच एवर इज हायर बेटा 4000, तो पूरा ही एग्जाम्प्ट हो जाएगा, बात खत्म, जितना कॉस्ट है उतना ही सेलिंग प्राइस है, बात खत्म हो गई। तो सर इन्होंने क्या किया कि सेलिंग प्राइस इसीलिए इसलिए यहां पे डाला कि नहीं सर, यहां पे विच एवर लोअर करना बहुत जरूरी, कि आपका अगर लोअर नहीं करोगे तो शायद वो ज्यादा एग्जाम्शन भी ले सकता है या लॉस भी दिखा सकता है। तो पॉइंट इज बेसिकली इसके लिए क्या किया कि सर सबसे पहले तो एफएमवी लिया 31 जनवरी 2018 का रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे 2000, और सेलिंग प्राइस एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर लिया 4000 रुपए, इन दोनों में से विच एवर इज लोअर, इन दोनों में से विच एवर इज लोअर, और सर कॉस्ट ऑफ सच एसेट इन दोनों में से विच एवर इज हायर, तो आपका 2000 कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ गया। अभी आपका एक्चुअल कॉस्ट 1000 है, बट सोचो जब 2000 लेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका कैपिटल गेन, पहले 4000 माइनस 1000 करते तो 3000 आ रहा था, बट अभी 4000 माइनस 2000 करेंगे तो 2000 आएगा, तो आपका कैपिटल गेन हो गया कम, कैपिटल गेन कम हो गया मतलब टेक्निकली आपको एग्जाम्शन का बेनिफिट मिल गया ना, तो इस तरीके से वहां पे करते। अभी क्वेश्चन था कि 31 जनवरी 2018 को आपको कौन सा वाला वहां पे आपको वैल्यू, तो हाईएस्ट कोटेड वैल्यू जो स्टॉक एक्सचेंज पे जो हाईएस्ट उस दिन पे गया होगा ना, वो वाला वैल्यू लेने का, अगर आपको अलग अलग वैल्यू दे रखा है। दूसरा एक और चीज कि 31 जनवरी को 2018 को अगर कोई शेयर ट्रेड नहीं हुआ था स्टॉक एक्सचेंज पे, वो वाला शेयर ट्रेड नहीं हुआ था, तो उसके पहले जब इमीडिएटली पहले जब भी ट्रेड हुआ हो तो वो वाला वैल्यू लेने का है, तो ये चीज वहां पे ध्यान रखने का है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। उसके बाद में बेटा वहां पे आपका नेक्स्ट आता है, ये क्वेश्चन जरूर कीजिएगा मिस्टर मिथुन वाला, फिर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन सम अदर केसेस, तो ये मैं आपको बता देता हूं कि ये क्या क्या है। जैसे मैं बात करूं कि गुडविल ऑफ प्रोफेशन, तो वो तो टैक्सेबल नहीं होता है, बट सर अगर मैं बात करूं अलग अलग केसेस में कॉस्ट क्या होगा, अलग अलग केसेस में कॉस्ट क्या होगा, तो आ जाइए कैपिटल गेन्स में, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, हाँ, यस सर यस सर यस सर, आएगा आएगा आएगा, टेंशन मत लो, घाबरू नको, कहाँ जाएगा, आखिर तुम्हें आना है, जरा देर लगेगी। 45 टू, एक टेबल है,
ये रहा सर। कॉस्ट इन डिफरेंट सिचुएशन, कि अगर आपने कोई असेट अक्वायर किया था बिफोर 1 अप्रैल 2001 तो उसका कॉस्ट क्या लोगे, एक्चुअल कॉस्ट और एफएमवी ऑन 1 अप्रैल 2001 विच एवर इज हायर लेते हैं, ये मालूम है आपको। अगर इंप्रूवमेंट बिफोर 1 अप्रैल 2001 पे हुआ है तो उसको इग्नोर कर देंगे। अगर बोनस शेयर्स का अलॉटमेंट हुआ, बोनस शेयर फ्री में मिलते हैं, तो अगर उनका अलॉटमेंट हुआ है ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2001 तो नील लोगे। अगर बोनस शेयर्स का अलॉटमेंट हुआ है बिफोर 1 अप्रैल 2001 तो सर उस केस में क्या करते हैं, एक्चुअल कॉस्ट नील होता है वो ले लेंगे, और 1 अप्रैल 2001 का एफएमवी, क्योंकि सर 1 अप्रैल 2001 के पहले कोई भी एसेट आया तो उसका तरीका यही है, तो एक्चुअल कॉस्ट नील ले लेंगे और एफएमवी 1 अप्रैल 2001 जो भी वैल्यू होगा विच एवर इज हायर, तो ऑब्वियसली यहाँ पे एफएमवी आएगा, एफएमवी, क्योंकि वो तो अमाउंट होगा ही होगा। राइट शेयर्स वहां पे आपको मिले थे, तो राइट शेयर्स को अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को मिल रहा है तो जो राइट शेयर का इशू प्राइस हो जाएगा वही हो जाएगा। लेकिन अगर आउटसाइडर को मिला, मतलब मान लो मेरा राइट था, मैंने अपना राइट किसी और को दे दिया, तो उसने मेरे को राइट का पैसा दिया प्लस कंपनी को शेयर का पैसा दिया, तो इशू प्राइस शेयर का प्लस अमाउंट पेड टू द रिनाउंसर ऑफ राइट, मेरे को जो राइट का पैसा दिया वो वहां पे उसके लिए क्या हो जाएगा, शेयर्स का कॉस्ट। फिर उसके बाद में राइट ऑफर, मुझे राइट मिला था, मुझे फ्री में मिला था, अब मैंने अपना राइट बेचा, तो ये भी कैपिटल एसेट ट्रांसफर है सर, ये भी क्या है, रेलिंक्विशमेंट ऑफ, मैंने बताया था रेलिंक्विशमेंट ऑफ, है ना, राइट इन असेट। तो सर उस केस में मेरे लिए राइट का कॉस्ट क्या होगा, नील होगा। अगर सेल्फ जनरेटेड असेट है जैसे बिजनेस और प्रोफेशन का, जैसे गुडविल, ट्रेडमार्क, ब्रांड नेम है, तो अगर वो सेल्फ जनरेटेड है तो नील हो जाएगा, और अगर वो परचेज करके लिया तो ऑब्वियसली परचेज प्राइस कॉस्ट हो जाएगा। एक चीज और कि गुडविल पहले डिप्रिशिएबल असेट होता था, पहले डिप्रिशिएबल असेट होता था, बाद में उसको नॉन डिप्रिशिएबल असेट कर दिया, कब, 1920 से उसको नॉन डेप्रिशिएबल एसेट कर दिया। तो अगर आपने 1920 के पहले गुडविल खरीदा था तो उस केस में क्या करोगे, तो गुडविल और बिजनेस ऑफ प्रोफेशन, ऑन प्रोफेशन तो आने वाला नहीं है, ऑन विच डेप्रिशिएशन अंडर सेक्शन 32 वाज क्लेम अप टू प्रीवियस ईयर 1920, तो जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वो लोगे, उसमें से डेप्रिशिएशन टिल प्रीवियस ईयर 1920, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं बट बता दिया, टिल 1920 माइनस कर दोगे, तो ये आपको डील करने का है। एक और चीज मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी वहां पे आपका ईसॉप, सैलरी में मैंने पढ़ाया था कि ईसॉप मिला है, तो ईसॉप मिला है तो आप क्या करते हो, फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ एक्सरसाइजिंग ऑप्शन, उसमें से जो परचेस प्राइस है एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को पे किया है वो माइनस कर देते हो, तो सर वो इतना टैक्सेबल वैल्यू परक्यूजिट हो जाता है इनकम फ्रॉम सैलरी में। अब जब उन्हीं शेयर्स को वो बेचेगा, ईसॉप वाले शेयर्स को बेचेगा तो ये जो फेयर मार्केट वैल्यू वही उसके लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगा, क्योंकि इतने अमाउंट पे तो ऑलरेडी सैलरी में टैक्स बढ़ चुका है, तो इसीलिए सर वो कॉस्ट, परचेज प्राइस उसके लिए कॉस्ट नहीं होगा, ये फेयर मार्केट वैल्यू उसके लिए कॉस्ट हो जाएगा, ये चीज ध्यान रखने का है। ओके, लेकिन अगर वो ईसॉप वाले शेयर बेच रहा है और वो अनलिस्टेड शेयर्स है, और बेचते टाइम, है ना, सेल करते टाइम उसका सेलिंग प्राइस वो लेस देन फेयर मार्केट वैल्यू, तो मैंने आपको बताया 50 CA अप्लाई होगा, और इन दोनों में से जो हायर होगा वो वहां पे सेलिंग प्राइस माना जाएगा या फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माना जाएगा, ये भी ध्यान रखने का। अगर वो ईसॉप वाले शेयर किसी को गिफ्ट में दे रहा है, तो जनरली क्या होता है, गिफ्ट में, विल में दिया है तो उसको क्या बोलते हैं कि भाई उसके दिल में नहीं है पाप, उसका दिल है साफ, इसलिए कैपिटल गेन क्या हो जाता है, माफ। बट सर ईसॉप वाले केस में ऐसा अलाउड नहीं है सर, वो जो सेक्शन आपका 47 है ना, 47 एग्जाम ट्रांसफर वाला, उसका एक्सेप्शन है कि अगर किसी को गिफ्ट में दिया ईसॉप वाले शेयर गिफ्ट में दिए तो बेटा उसको ट्रांसफर माना जाएगा, और कैपिटल गेन कंप्यूट किया जाएगा। और मैंने बता दिया कॉस्ट क्या लोगे, जब शेयर्स मिले थे तो उस टाइम का फेयर मार्केट वैल्यू, ये चीज ध्यान रखने का है। ओके, उसके बाद में बेटा वहां पे आपका आ जाता है, ठीक है, टैक्सेबिलिटी इन केस ऑफ ईसॉप हमने बात कर ली है। 46A ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है क्योंकि यहाँ पे अमेंडमेंट भी आया है, तो 46A वहां पे क्या बोलता है, टैक्सेबिलिटी इन केस ऑफ बायबैक ऑफ शेयर्स। तो सर मैंने आपको बताया था कि बायबैक अगर हो रहा है, कंपनी अपने शेयर को बायबैक कर रही है ऑन और आफ्टर 1 अक्टूबर 2024, तो शेयर होल्डर को जो कुछ भी मिल रहा है पूरा अमाउंट उसके लिए डीम्ड डिविडेंड 222F माना जाता है, राइट। ये हमने अदर सोर्स में पढ़ा था डीम्ड डिविडेंड वाले केस में, बट इसको थोड़ा एग्जांपल समझते हैं कि अमेंडमेंट से पहले क्या सिचुएशन था, अमेंडमेंट के बाद में क्या सिचुएशन है, दोनों हम वहां पे देखते हैं। तो एग्जांपल समझते हैं, कॉस्ट ऑफ शेयर था बेटा 100 रुपए पर शेयर, और अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट किया था ऑन बायबैक कितना 500 रुपए पर शेयर बायबैक के टाइम पे डिस्ट्रीब्यूट किया था। अब बायबैक ऑफ शेयर्स अगर हो रहा है अप टू 30 सितंबर 2024, अमेंडमेंट के पहले 30 सितंबर 2024 तक हो रहा है,
तो बेटा उस केस में शेयर होल्डर के हाथ में पूरा 500 रुपए फुल्ली एग्जेम्प्ट होगा 1034A के अंदर। ये चीज ध्यान रखना, शेयर होल्डर के हाथ में फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाएगा 1034A के अंदर। और वो जो डोमेस्टिक कंपनी है जो बायबैक कर रही है अपने शेयर्स का, वो डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम के ऊपर टैक्स भरेगी। ठीक है, वो डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम के ऊपर क्या भरेगी? टैक्स भरेगी। तो टैक्स ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम डोमेस्टिक कंपनी 500 माइनस 100, 500 माइनस 100, क्योंकि 100 रुपए तो उसको शेयर होल्डर से आया था वही वापस कर रही है, तो 500 दिया बट 100 तो आया वही दिया है ना, तो माइनस कर देंगे। 400 रुपए के ऊपर टैक्स भरा जाएगा। इफेक्टिव रेट 23.296% है, बट ये याद नहीं रखने का, नहीं रहेगा याद। 20% टैक्स रे, कंपल्सरी सरचार्ज बेटा 12%, कंपल्सरी सरचार्ज आएगा ही आएगा। ठीक है, भले वो 400 रुपए क्यों ना हो, सर आपका टैक्स आएगा 400 रुपए के ऊपर 20%, 80 रुपए हो गया वहां पे, और उसके ऊपर कंपल्सरी सरचार्ज कितना? 12%, तो 12 छिन्नो 9.6 रुपीज हो गया समथिंग आई गेस मेरे हिसाब से, और उसमें 4% HEC। इस तरीके से आपको टैक्स निकालना पड़ेगा, और शेयर होल्डर के हाथ में एग्जेम्प्ट होता है। लेकिन अमेंडमेंट आया फाइनेंस एक्ट 24 में, अगर वो बायबैक हो रहा है ऑन और आफ्टर 1 अक्टूबर 24, तो बेटा कंपनी को अब उसके कोई टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। कंपनी के हाथ में अब ये सब काम खत्म हो गया। अब शेयर होल्डर के हाथ में पूरा का पूरा अमाउंट जो ग्रॉस डिस्ट्रीब्यूशन है 500 रुपए, पूरा अमाउंट वो वहां पे क्या माना जाएगा? डीम डिविडेंड अंडर सेक्शन 222F माना जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। और वो जो 1034A में एग्जेम्पशन मिलता था वो उसको सेक्शन को हटा दिया, ओमिट कर दिया। और जब 46A में जो यहां टैक्स लगता था ना, वो शेयर होल्डर के हाथ में आप कैपिटल गेन कंप्यूट करोगे। सर कैपिटल गेन क्यों कंप्यूट करोगे? क्योंकि सर देखो 500 पूरा डीम डिविडेंड माना, लेकिन 100 रुपए तो उसने दिया था वही उसको वापस मिल रहा है, तो सर टेक्निकली तो इसमें से 100 रुपए माइनस करना चाहिए था। बोलो हाँ सर, लेकिन पूरा डीम डिविडेंड मान लिया, तो बोले 100 रुपए का हम बेनिफिट आपको अलग तरीके से देंगे। बोले कैसे अलग तरीके से? तो बोलो आपने शेयर जो ट्रांसफर किया ना कंपनी को, कंपनी ने बाय बैक किया, तो आपने शेयर दे दिए, तो उसके लिए फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन नील माना जाएगा। नील माना जाएगा मतलब आपको कोई पैसा नहीं मिला। सर मिला है ना 500 रुपए, अरे वो तो डीम डिविडेंड मान लिया ना, डिविडेंड उसकी कहानी हो चुकी खत्म, तो तेरे लिए फुल वैल्यू कंसिडरेशन नील माना जाएगा। और जो कॉस्ट जब तूने खरीदा था 100 रुपए दिए थे ना, वो बेटा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में माइनस हो जाएंगे। तो इस तरीके से शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस आएगा, और इस लॉस को तू सेट ऑफ कर सकता है। तरीका थोड़ा कैजुअल, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। उसके बाद में बेटा लास्ट पार्ट पे हम आ चुके हैं, एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54, 54B, 54D, 54EC एंड 54F। ठीक है, ये लास्ट पार्ट वहां पे हम आ चुके हैं। एग्जम्पशन कैपिटल गेन में से एग्जम्पशन 54, 54B, 54D, 54EC, 54F, ये 5 एग्जम्पशन मिलते हैं। ठीक है, अभी बात समझना, मान लो मैंने एक कैपिटल एसेट बेचा और वो आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 101 लाख था, ट्रांसफर एक्सपेंसेस बेटा 1 लाख था, नेट सेल कंसिडरेशन कितना है? 100 लाख रुपए है, और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट जो है 40 लाख था। तो इस तरीके से शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वहां पे कितना आता है? 60 लाख का आया। अब ये 60 लाख का मेरे को उसके ऊपर टैक्स भरना पड़ेगा। अब वो 12.5% हो सकता है, वो 10% हो सकता है, 15% हो सकता है, 20% हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, स्लैब रेट हो सकता है, और नॉर्मल टैक्स से वो मेरे को भरना पड़ेगा। सरकार मेरे को ऑप्शन देती है कि अगर तू यहां पे फिर से नए एसेट में इन्वेस्टमेंट कर लेता है, अगर तू नए एसेट में इन्वेस्टमेंट करता है, कोई भी रीजन, यहां पे रीजन का कोई लेना देना नहीं है, नए एसेट में इन्वेस्टमेंट कर देता है, तो इन दैट केस तेरे को एग्जम्पशन मिल जाएगा। बोले ये तो सही है यार, तो जितना तू एग्जम्पशन करेगा उसके अकॉर्डिंग सेक्शन 54 सीरीज है ना, तुम्हारे सिलेबस में 5 सेक्शन है, 54, 54B, 54D, 54EC, 54F, इनमें एग्जम्पशन मिल जाएगा। बाकी बचा हुआ जो अमाउंट आएगा ना, अगर पॉजिटिव है ऑब्वियसली, नेगेटिव नहीं आ सकता यहाँ पे। सर एग्जम्पशन के बाद में कभी भी ये नेगेटिव नहीं हो सकता, नील हो जरूर हो सकता है, और अगर ये नेगेटिव है तो एग्जम्पशन नहीं मिल सकता। ये बात समझने की जरूरत है। कुल मिला के जो मैक्सिमम एग्जम्पशन होगा ये अमाउंट तक ही होगा, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन तक ही एग्जम्पशन होगा। तो ये जो भी वैल्यू अगर पॉजिटिव आया है, ऑब्वियसली पॉजिटिव आएगा, मतलब नील नहीं है तो 112A में या 112 में या 111A में या नॉर्मल स्लैब रेट से उसके ऊपर आप टैक्स लगा दोगे। अब ये एग्जम्पशन कितना मिलेगा, अमाउंट ऑफ एग्जम्पशन, तो बेटा अगर वो सेक्शन 54 है, 54B है, 54D है, 54EC है, 4 सेक्शन, F को छोड़ करके 54, 54B, 54D, 54EC, ये 4 सेक्शन। तो जो अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है वो अमाउंट मतलब 60 लाख, और अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन न्यू एसेट, ठीक है, मान लो आपने 80 लाख का इन्वेस्टमेंट किया, विच एवर इज लोअर, तो एग्जम्पशन आपको 60 लाख का ही मिलेगा। ये चीज ध्यान रखने का है।
या आपका 60 लाख का इन्वेस्टमेंट है, आप सॉरी 60 लाख का कैपिटल गेन है और 40 लाख का आपने इन्वेस्टमेंट किया है, तो विच एवर इज लोअर 40 लाख का ही वहां पे आपको एग्जेम्पशन मिलेगा। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन न्यू एसेट विच एवर इज लोअर, दिस वुड बी एग्जेम्पशन। लेकिन अगर ये 54 ईसी है, 54 ईसी एनएचआई के बॉन्ड, आरईसीएल के बॉन्ड, पीएफसी के बॉन्ड, ठीक है, आईआरएफसी के बॉन्ड है, तो उस केस में बेटा पूरे सेक्शन का मैक्सिमम एग्जम्पशन 50 लाख है। मैक्सिमम एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54 ईसी कितना है बेटा? 50 लाख। तो मान लो अगर ये आपका कितना है 60 लाख है और आपने इन्वेस्टमेंट भी 60 लाख का किया, नहीं आप यहां पे 50 लाख ही मैक्सिमम लिख सकते हो। तो सर 60 और 50 विच एवर इज लोअर, 50 एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ये चीज ध्यान रखने का। इनफैक्ट सेक्शन 54 जो है घर बेच के घर खरीदो, घर बेच के घर खरीदो, उसमें मैक्सिमम एग्जम्पशन 10 करोड़ का मिलेगा, मैक्सिमम एग्जम्पशन 10 करोड़। तो मान लो ये आपका 60 करोड़ है बेटा, 60 करोड़ का आपका कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ठीक है, और आपने इन्वेस्टमेंट किया 50 करोड़ का, ना मुन्ना ना मैक्सिमम एग्जम्पशन 10 करोड़ का ही मिलेगा, विच एवर इज लोअर 10 करोड़ ही आएगा। ये चीज ध्यान रखने का है 54 के अंदर, ठीक है। तो 54 एंड 54 ईसी में इंटरनली वहां पे एक लिमिट है जो वहां पे ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, अभी 54 ऐप में थोड़ा अलग तरीका थोड़ा कैजुअल है। कैसे सर? तो सर यहां पे आपको इस नेट सेल कंसिडरेशन के प्रपोर्शन में ये वाला अमाउंट एग्जेम्प्ट होगा। मतलब आप इसमें से जितना इन्वेस्ट करोगे, इसमें से, अभी तक तो आप इसमें से इन्वेस्ट करे थे, अभी इसमें से जितना इन्वेस्ट करोगे उतना आपका ये वाला पार्ट एग्जेम्प्ट होता जाएगा। मतलब अगर आप पूरा 100 लाख इन्वेस्ट करते हो तो पूरा 60 लाख वहां पे आपका क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अगर आप वहां पे 50 लाख इन्वेस्ट करते हो तो बेटा 30 लाख ही एग्जेम्प्ट होगा। मतलब आप समझ गए सर, आपको फॉर्मूला बनाना। फॉर्मूला कैसे बनाओगे? तो आप इन्वेस्ट क्या करना है सर? इन्वेस्ट करना है नेट सेल कंसिडरेशन, राइट 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 राइट, वो इन्वेस्ट करना है नेट सेल कंसिडरेशन। और एग्जाम क्या होने वाला? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो क्या करोगे सर? जो भी आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, इसको एग्जेम्प्ट करवाने के लिए जो अमाउंट इन्वेस्ट किया है वो मल्टीप्लाई कर दोगे अपॉन नेट सेल कंसिडरेशन करोगे तो आपका एग्जम्पशन आता जाएगा। जैसे कि सर पहले वाला मान लो पूरा 100 लाख इन्वेस्ट किया, तो सर 100 लाख आपने इन्वेस्ट किया पूरा का पूरा, तो 60 लाख का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इन्वेस्ट भी 100 लाख किया है और नेट सेल कंसिडरेशन भी 100 लाख है, तो 60 लाख पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। वही तो बोला था मैंने। मान लो आपने बेटा 50 लाख इन्वेस्ट किया, इसमें से खाली 50 लाख इन्वेस्ट किया, तो बेटा 60 लाख का लॉन्ग टर्म कैपिटल इंटू 50 लाख इन्वेस्ट किया अपॉन नेट सेल कंसिडरेशन 100 लाख है, तो बेटा 30 लाख एग्जेम्प्ट हो जाएगा। इसी तरीके से मान लो आपने 80 लाख इन्वेस्ट किया, तो बेटा 60 लाख इंटू 80 लैक्स अपॉन 100 लैक्स, तो 48 लाख एग्जेम्प्ट हो जाएगा, 12 लाख टैक्सेबल हो जाएगा। इस तरीके से। तो यहां पे फॉर्मूला कैसे बनता है? अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54 है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इनटू अमाउंट इन्वेस्ट इन वन रेसिडेंशियल हाउस इन इंडिया। ओनली एक ही रेसिडेंशियल हाउस में इन्वेस्ट कर सकते हो, ये चीज ध्यान रखना है। और सर वहां पे आपका अपॉन आ जाएगा नेट सेल कंसिडरेशन। ये हो गया फॉर्मूला, मतलब प्रोपोर्शनेट एग्जेम्पशन यू विल गेट, ठीक है। बट सर क्या बोलता है? मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट 54F के अंदर 10 करोड़ होना चाहिए। मैक्सिमम एग्जम्पशन नहीं, एग्जम्पशन नहीं, इन्वेस्टमेंट। ऊपर मैक्सिमम एग्जम्पशन था, यहां पे मैक्सिमम इन्वेस्ट, मतलब ऊपर 10 करोड़ से ज्यादा अमाउंट नहीं आएगा। एग्जांपल लेते हैं सर, ये 100 करोड़ है, ये 60 करोड़ है, तो आपने सर 60 करोड़ एग्जेम्प्ट करवाना था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और आपने 100 करोड़ इन्वेस्टमेंट करना था। सर आपने पूरा 100 करोड़ इन्वेस्ट कर दिया, ना 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 ना, भले पूरा 100 करोड़ इन्वेस्ट कर लिया, सर ये जो अमीर लोग होते हैं ना, अमीर लोगों के ऊपर कैपिंग लगाने के लिए ऐसा किया है, इसको रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा 10 करोड़ के अंदर। समझा क्या? तो सर ये आपका एक जीरो गया, ये जीरो, मतलब मैक्सिमम एग्जेम्पशन 6 करोड़ ही मिलेगा। तो इधर 6 करोड़ एग्जेम्पशन हो जाएगा, बाकी 54 करोड़ टैक्स हो जाएगा दिस वे। तो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट आपका 54F में 10 करोड़ है। अभी वापस आते हैं इसके ऊपर सेक्शन बाय सेक्शन, बट एक स्ट्रक्चर समझते हैं कि सर मान लो दिस इज माय प्रीवियस ईयर 1 अप्रैल 24 से लेकर के 31 मार्च 25, एंड दिस इज माय असेसमेंट ईयर 1 अप्रैल 25 से लेकर 31 मार्च 25। मान लो मैंने इस प्रीवियस ईयर में असेट बेचा है, असेट सोल्ड, ठीक है। अब उसके ऊपर मेरे को टैक्स तो ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम तक भरना पड़ेगा, रिटर्न फाइलिंग करना पड़ेगा, तब तक भरना पड़ेगा, ये चीज ध्यान रखना है। तो इस डेट तक मेरा कैपिटल गेन का कंप्यूटेशन भी हो जाना चाहिए, इस डेट तक मेरे को ये पता चल जाना चाहिए कितना टैक्स आएगा, कौन से अमाउंट के ऊपर टैक्स आएगा, कितना एग्जेम्पशन लूंगा, इस डेट तक मुझे पता होना चाहिए। तो अब समझते हैं सर, मान लो 4 अगस्त 24 को मैंने एक असेट बेचा, और मान लेते हैं फॉर इंस्टेंट घर बेचा, मैंने अपना एक घर बेचा, रेसिडेंशियल हाउस बेचा 4 अगस्त 24 को, प्रीवियस ईयर 24-25 में।
अब मेरे को इस डेट तक कैलकुलेशन करना, असेसमेंट 25-26 में ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम 31 जुलाई हो सकता है, 31 अक्टूबर हो सकता है, 30 नवंबर हो सकता है, इट मे बी जो भी मतलब डेट है 31-39 के अकॉर्डिंग। तो इस डेट तक वहां पे मेरे को क्या करने का है, कंप्यूटेशन करने का। तो मुझे ये भी मालूम होना चाहिए मुझे कितना एग्जाम्शन मैं ले रहा हूं, तो मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा नए एसेट के अंदर। मैंने एग्जांपल लिया घर बेचा है, तो मैं नया घर खरीदता हूं, तो मेरे को 54 के अंदर एग्जाम्शन मिलेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का, ठीक है, 54 सेक्शन 54 के अंदर एग्जाम्शन मिलेगा। तो बोलता है नया घर कितने टाइम में खरीदना, कभी भी खरीद सकते हो। अरे ऐसा थोड़ी होता है सर, उसका टाइम लिमिट होना चाहिए। तो सर बोलता है कि ठीक है, आप नया घर खरीद सकते हो या बना सकते हो, उसके 3 अलग अलग टाइम लिमिट हो, हर सेक्शन में टाइम लिमिट होगा। तो अगर आपने 4 अगस्त 24 को आपने पुराना घर बेचा, बट मान लो एक नया घर ऑलरेडी आप खरीद चुके हो, आप एक ऑलरेडी नया घर खरीद चुके हो, बेचने से पहले ही खरीद चुके हो, एक और घर खरीद चुके हो, एक नया घर खरीदा, फिर आपने वहां पे पुराना वाला घर बेचा, पहले नया घर खरीदा फिर पुराना वाला बेचा, हाउस न्यू अक्वायर्ड, हाउस ओल्ड सोल्ड। तो सर ये जो नया घर आपने पहले खरीदा ना, इसके लिए भी आपको एग्जाम्पशन मिलेगा, लेकिन वो कितने टाइम में खरीदना वो इंपॉर्टेंट है। तो 4 अगस्त 24 को मैंने असेट ट्रांसफर किया था, इसके विद इन 1 ईयर बिफोर अगर परचेज है, परचेज विद इन इज इंपॉर्टेंट, विद इन, अगर परचेज 1 ईयर बिफोर कर दिया तो ये पहले चला जाता, विद इन 1 ईयर बिफोर, मतलब 4 अगस्त 24 से अगर पीछे जाऊंगा तो 5 अगस्त 23 या इसके बाद में अगर मैंने खरीदा है, इधर 5 अगस्त 23 या इसके बाद में मैंने घर खरीदा है, तो मुझे एग्जाम्पशन मिल जाएगा उस घर के लिए। आई होप आपको समझ में आ गया, ठीक है। उसके पहले अगर खरीदा है 4 अगस्त 23 या उससे पहले खरीदा तो एग्जाम्पशन मिलने वाला नहीं है। अब बेटा वहां पे आपका बोलता है कि सर ये तो मान लो अमीरों की बात है, पहले नया घर खरीदते हैं फिर पुराना घर बेचते हैं, हम जैसे गरीब लोग हम तो सब पुराना घर पहले बेचेंगे और फिर बाद में नया घर खरीदेंगे। तो उसके लिए बोला घर है ना तो टाइम लगता है सर, ऑब्वियसली टाइम लगता है, कोई सब्जी थोड़ी है कि ये खरीद करके आ गए। तो नए घर के लिए सर जिस दिन डेट ऑफ ट्रांसफर से परचेज विद इन 2 ईयर्स, आपसे विद इन हमेशा याद रखना, विद इन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह विद इन इंपॉर्टेंट है, हर सेक्शन में विद इन इंपॉर्टेंट है। परचेज विद इन 2 ईयर्स आफ्टर, परचेज विद इन 2 ईयर्स आफ्टर, विद इन 2 ईयर्स आफ्टर, मतलब यहां की डेट से 2 साल के अंदर अंदर 3 अगस्त 26, 4 अगस्त 24 को बेचा, 3 अगस्त 26 तक मेरे को नया घर खरीदना पड़ेगा। और मैं बोलता हूं मैं तो मेरे सपनों का घर कंस्ट्रक्ट करवाऊंगा, तो परचेज विद इन 3 ईयर्स, सॉरी कंस्ट्रक्टेड विद इन 3 ईयर्स आफ्टर। सर ज्यादा टाइम लगता है, तो यहां से यहां तक 3 अगस्त 27 तक मुझे कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। अगर इस डेट के बाद में परचेज किया, इस डेट के बाद में कंस्ट्रक्ट किया, मुझे एग्जाम्पशन मिलने वाला नहीं है। अब आप बोलोगे सर रिटर्न तो यहां भरना है, आपको तो यहां मालूम होना चाहिए कितने का एग्जाम्पशन मिल रहा है। तो सर ये वाले केस में तो समझ में आता है, ये वाले केस में अगर बाद में खरीद रहा है तो कैसे करेंगे। तो बेटा खरीद सकता है ना, ड्यू डेट तक भी खरीद सकता है, लेकिन आप बोलोगे सर बाद में भी खरीद सकता है, बाद में भी कंस्ट्रक्ट कर सकता है, तो ड्यू डेट तक नहीं किसी ने खरीदा तो क्या होगा। तो उसका एक सॉल्यूशन है। तो बेटा अगर आप एग्जाम्पशन लेना चाहते हो और आप बोलोगे मैं इस डेट तक घर खरीदूंगा, इस डेट तक कंस्ट्रक्ट करूंगा, तो आप जितना पैसा का एग्जाम्पशन लेने में इंटरेस्ट है, जितने पैसे का नया घर खरीदने में इंटरेस्ट है, वो पैसे को आप क्या कर दो बेटा, जमा करवा दो ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम तक, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम तक कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम के अंदर। बैंक में अकाउंट खुलता है, किसी भी नॉर्मल बैंक में आप जाओ, बोलो मुझे कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम का खाता खोलने का, अकाउंट खोलने का स्पेशल सेविंग अकाउंट होता है, वो आपका खुल जाएगा। तो अमाउंट शेल बी डिपॉजिटेड इन कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम अप टू द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम इन एनी बैंक, वो आप डिपॉजिट करोगे। बट सेक्शन 54 ईसी के लिए कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम अवेलेबल नहीं है। बाकी सारे सेक्शन में ऐसा कर सकते हो, 54 ईसी में नहीं है। क्यों नहीं है बेटा, क्योंकि 54 ईसी में तो जो आपने एसेट ट्रांसफर किया उसके 6 महीने में ही बॉन्ड खरीदना पड़ेगा। जिस भी डेट को ट्रांसफर करोगे 6 महीने में बॉन्ड खरीदना पड़ेगा। अगर मान लो इधर है तो मैक्सिमम 6 महीना और ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम विच एवर इज अर्लियर, मैक्सिमम 6 महीना और ड्यू। मान लो कि भाई 1 मार्च को अगर असेट बेचा था 1 मार्च 25 को, तो यहां से 6 महीना, मार्च पूरा हो गया तो मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, तो मान लो अगस्त तक आता है, राइट, अगस्त तक आता है, तो ड्यू डेट 31 जुलाई है उस केस में। तो सर ऑब्वियसली जो भी अगस्त तक डेट आएगा और ड्यू डेट विच एवर इज अर्लियर तक सर क्या करना पड़ता है, इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। इसीलिए कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम कोई वहां पे तुक बनता नहीं है। तो उसको छोड़ के बाकी सारे सेक्शन में कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम अवेलेबल है कि आप पैसा जमा करवा दो सेपरेट अकाउंट के अंदर और आप इस डेट तक उस पैसे को यूटिलाइज करोगे। अमाउंट शुड बी यूटिलाइज फॉर एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू एसेट विद इन द स्पेसिफाइड टाइम लिमिट, या तो ये टाइम लिमिट या ये टाइम लिमिट जो भी आपने पर्पस डिसाइड किया है, यूटिलाइज करना पड़ेगा। मिस यूटिलाइज नहीं कर सकते, अनयूटिलाइज नहीं रख सकते, बताते हो उसके ऊपर। तो
यूटिलाइज करना पड़ेगा। तो जैसे ही आपने कैपिटल अकाउंट्स में पैसा डाल दिया, आप वहां पे अपना रिटर्न फाइल कर लो, एग्जामिशन क्लेम कर लो, वो यहाँ पे अमाउंट माइनस कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखने का है। ओके, तो सर अमाउंट शुड बी यूटिलाइज फॉर एक्विजिशन कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू असेट विद इन द स्पेसिफाइड टाइम लिमिट, ठीक है। अभी आपने उस पैसे को मिस यूटिलाइज किया, कहीं और इन्वेस्टमेंट कर दिया, कुछ और कर लिया, या फिर वो अनयूटिलाइज रह गया उस डेट तक, 3 अगस्त 26 तक या 3 अगस्त 27 तक, तो उस केस में सर वहां पे आपका जो पहले आप एग्जाम्शन ले चुके हो वो एग्जाम्शन विड्रॉ हो जाएगा उस साल में, जिस साल में आपने उस पैसे को मिस यूटिलाइज किया या अनयूटिलाइज किया, उतना अमाउंट का जितना मिस यूटिलाइज या अनयूटिलाइज है। लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल लग गया एग्जेम्प्ट अर्लियर शैल बी टैक्सेबल इन द प्रीवियस ईयर इन विच सच अमाउंट मिस यूटिलाइज और रिमेन अनयूटिलाइज। सीधा जितना अमाउंट आपने खराब किया है, मिस यूटिलाइज किया या अनयूटिलाइज रह गया, उसको उसी साल में टैक्सेबल कर दो। अब बेटा वहां पे एक और चीज आती है कि सर मैं तो क्या करूंगा, मैं घर खरीद करके कि सर ये घर बेचा, एक नया घर खरीदा ड्यू डेट से पहले और एग्जाम्शन ले लिया और उस घर को बेच दिया। सर आपने तो घर खरीदने को बोला था, ये थोड़ी बोला था घर बेच नहीं सकते। लूपहोल, हाँ नॉनसेंस। तो सरकार भी चालाक है, सरकार ने क्या बोल दिया कि जो नया एसेट आप जो भी परचेज कर रहे हो उसका एक लॉक इन पीरियड रहेगा दोस्त, एक लॉक इन पीरियड रहेगा। और वो लॉक इन पीरियड कितना है, जिस दिन आपने नया एसेट एक्वायर किया है उस डेट से 3 इयर्स तक आप उस घर को नहीं बेच सकते, उस एसेट को नहीं बेच सकते। तो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि इसी डेट को परचेज किया, कोई भी डेट हो सकती है, बट मैं अज्यूम कर रहा हूं इसी डेट को परचेज किया, तो यहां से 3 इयर्स तक आप उसको नहीं बेच सकते। मान लो इसी दिन इसने परचेज किया है तो यहां से 3 इयर्स तक नहीं बेच सकते। मान लो इसी दिन कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है तो यहां से 3 इयर्स में नहीं बेच सकते, लॉक इन पीरियड है। तो लॉक इन पीरियड है, न्यू एसेट शेल नॉट बी ट्रांसफर विद इन 3 इयर्स। 54 EC के केस में 5 साल है, 5 इयर्स फॉर सेक्शन 54 EC, बाकी सारे केस में 3 इयर्स है। फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ न्यू एसेट इफ ट्रांसफर विद इन द लॉक इन पीरियड। अगर सर लॉक इन पीरियड में ट्रांसफर कर दिया तो क्या होगा, तो अगर लॉक इन पीरियड में अगर ट्रांसफर कर दिया, एग्जाम्शन क्लेम अर्लियर शेल बी विड्रॉन इन द प्रीवियस ईयर इन विच सच न्यू एसेट इज ट्रांसफर। जिस साल में आप नया एसेट वो जो लॉक इन पीरियड में अगर ट्रांसफर करें उस साल में जो पहले एग्जाम्शन लिया विड्रॉ होगा। विड्रॉ कैसे होगा वो समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर आपने एग्जाम्शन क्लेम किया था अर्लियर अंडर सेक्शन 54, 54B या 54D में, 3 सेक्शन 54, 54B या 54D में, तो सर आप जब नए एसेट को बेचते टाइम कैपिटल गेन कंप्यूट करोगे तो उस नए एसेट की कॉस्ट में से, वो एडवांस मनी फॉरफिटेड केस से, नए एसेट की कॉस्ट में से जो पहले एग्जाम्शन क्लेम किया उसको माइनस कर दोगे, तो कॉस्ट कम हो जाएगा, ऑटोमेटिकली नए वाले में कैपिटल गेन ज्यादा हो जाएगा। सर अगर आपने एग्जाम्शन क्लेम किया था पहले 54 EC में या 54 F में, 54 EC में या 54 F में, और सर आपने लॉक इन पीरियड में बेच दिया, सर 54 EC केस में 5 साल है, 54 F के केस में 3 साल, लॉक इन पीरियड में बेच दिया, तो सर एक तो आपको नया वाला एसेट है उसका अलग से कैपिटल गेन कंप्यूट करने का है, वो लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, ये चीज ध्यान रखना, नया वाला एसेट जो बेचा है उसका, प्लस जो पुराना वाला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का एग्जाम्शन लिया था आपने वो एज इट इज टैक्सेबल कर दो। ये डिफरेंस है आपका इनमें और इनमें। ओके, एक और चीज बेटा वहां पे सर 54F है ना, 54F में क्या बोलता है कि आपको एक ही रेसिडेंशियल हाउस खरीदने का है, एक ही रेसिडेंशियल, वन मींस वन, ओनली वन रेसिडेंशियल हाउस इन इंडिया, ठीक है। 54 में तो सेक्शन 54 में 2 भी खरीद सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट 54 में बोलता है, 54F में बोलता है एक ही घर खरीदना है। इनफैक्ट 54F में क्या बोलता है कि जब तुम कोई पुराना एसेट बेच रहे हो, घर नहीं बेच सकते, और तुम्हारे पास में घर भी एक ही होना चाहिए, एक ही घर होना चाहिए, एग्जिस्टिंग भी 1 होना चाहिए मैक्सिमम, या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है, या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। अगर एग्जिस्टिंग 2 घर थे और आपने कोई दूसरा लॉन्ग टर्म, एक काम करते हैं इसको थोड़ी देर बाद में समझते हैं, पहले हम लोग एग्जाम्शन 1/2 1 समझ जाते हैं, फिर हम लोग वहां पे ये 2-3 चीजें समझते हैं। तो सर एग्जाम्शन पे आ जाओ, सेक्शन 54, 54B, 54D, 54 EC, 54, ठीक है, F के ऊपर ये एग्जाम्शन है वहां पे, तो मैंने ऐसे टेबुलर फॉर्म में समझा रखा है। तो सर सबसे पहले हम समझ लेते हैं क्या क्या है पर्टिकुलर्स में। हु शुड बी द ट्रांसफर, असेसी कौन होगा, ट्रांसफर कौन होगा हर सेक्शन के अंदर, फिर विच असेट शुड हैव बीन ट्रांसफर, कौन सा असेट ट्रांसफर हो रहा है उस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर, फिर आपका व्हाट शुड बी द स्टेटस ऑफ असेट ट्रांसफर, कि लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म, क्या होना चाहिए, मतलब एग्जाम्शन कब मिलेगा, विच न्यू असेट शुड बी परचेज, कौन से सेक्शन के लिए कौन सा नया असेट खरीदने का है, नया असेट कितने टाइम में आपको परचेज करने का है, ठीक है, ये बहुत जरूरी है। डेट ऑफ ट्रांसफर से कितने टाइम में परचेज करने का है, 54H की बात करेंगे हम लोग।
अमाउंट ऑफ एग्जम्पशन क्या होगा, कितना अमाउंट ऑफ एग्जम्पशन मिलेगा, वैसे हम ये सब डिस्कस कर चुके हैं। लॉक इन पीरियड भी हम डिस्कस कर चुके हैं नए वाले एसेट केस में, और कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम अवेलेबल है कि नहीं है, तो वो ये मैक्सिमम केस डिस्कस कर चुके हैं। अभी तो बस ये कुछ चीजें डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले सर वहां पे आता है 54। 54 क्या बोलता है? 54 बोलता है घर बेच के घर खरीदो। थोड़ा मेमोरी टेक्निक से याद करवाऊंगा, लिख देना वहां पे 54 में घर बेच के घर खरीदो, घर बेच के घर खरीदो, घर बेच के घर खरीदो, घर बेच के घर खरीदो। तो सर घर घर में कौन रहता है? एलिजिबल एसेट कौन होगा? घर में कौन रहता है? इंडिविजुअल या उसकी फैमिली, इंडिविजुअल या उसकी फैमिली, चाहे वो रेसिडेंट भी हो सकता है, नॉन रेसिडेंट भी हो सकता है। और क्या बेचना है? रेसिडेंशियल हाउस या लैंड अपार्टमेंट टू सच हाउस और बिल्डिंग, है ना, वो वहां पे आपको बेचना है। सर उसके बाद में वो क्या होना चाहिए? लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म। तो देखो क्या बेचना है? घर बेच के घर खरीदो, घर बेच के घर खरीदो। घर में कौन सा है? इंडिविजुअल या उसकी फैमिली, तो इंडिविजुअल एचयूएफ। कब से रह रहा है? लॉन्ग टर्म से रह रहा है, लॉन्ग टर्म से रह रहा है। क्या खरीदना है? वन रेसिडेंशियल हाउस इन इंडिया। टू के ऊपर मैं आता हूं, परचेज और कंस्ट्रक्टेड वन रेसिडेंशियल हाउस इन इंडिया। अरे टू के ऊपर आता हूं, टू के ऊपर आता हूं। एक रेसिडेंशियल हाउस इंडिया में खरीदना है, खरीदना है, ठीक है। कितने टाइम में बता दिया मैंने। अगर वो परचेज करा तो विद इन 1 ईयर बिफोर, विद इन 2 ईयर्स आफ्टर, विद इन 3 ईयर्स आफ्टर कंस्ट्रक्ट कर सकता है। सर कितना एग्जाम्पशन होगा? कैपिटल गेन और कॉस्ट ऑफ न्यू असेट विच एवर इज लोअर बट मैक्सिमम 10 करोड़, मैक्सिमम 10 करोड़, ठीक है। सर लॉकिंग पीरियड 3 साल तक उसको नहीं बेच सकता, और कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम अवेलेबल है, यस ड्यू डेट तो पैसा जमा करके एग्जाम्पशन ले सकता है। अब मैंने क्या बोला? वन रेसिडेंशियल हाउस इन इंडिया खरीद सकता है, बट अगर उसका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अप टू ₹2 CR है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अप टू रुपीज कितना बेटा? 2 CR है, तो वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, वो 2 घर खरीद के 2 घर का एग्जाम्पशन ले सकता है। वंस इन अ लाइफ टाइम, वंस इन अ लाइफ टाइम मतलब वापस जब सेकंड, इस बार अगर 2 घर का एग्जाम्पशन ले लिया, तो सेकंड टाइम अगर वो 2 घर खरीदेगा तो एग्जाम्पशन 1 का ही मिलेगा, 3 घर खरीदेगा तो एग्जाम्पशन 1 के लिए मिलेगा, 4 खरीदेगा तो एग्जाम्पशन 1 के लिए मिलेगा, ठीक है। तो फ्यूचर में जब भी वो घर खरीदेगा, ऑब्वियसली जब बेच के खरीदेगा तो उसके इसमें 1 ही मिलेगा, अगर उसने 2 घर का एग्जाम्पशन ले लिया है तो। ये वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अप टू ₹2 CR, अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मोर देन 2 CR है, तो उस केस में बेटा वो 1 ही घर का एग्जाम्पशन ले सकता है। ओके, ये चीज ध्यान रखना। तो 54 क्या है? घर बेच के घर खरीदो। घर में कौन रहता है? इंडिविजुअल या उसकी फैमिली। कब से रह रहा है? लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म से रह रहे हैं। नया क्या खरीदना है? घर खरीदना है, वन रेसिडेंशियल हाउस इन इंडिया। बट अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अप टू ₹2 CR है, तो 2 रेसिडेंशियल हाउस इन इंडिया, बट वंस इन अ लाइफ टाइम, ठीक है। पूरे जीवन में एक बार ही ऐसा कर सकता है 2 घर खरीदने वाला ऑप्शन। कितने टाइम में खरीदने का है? तो अगर परचेज कर रहा है तो विद इन 1 ईयर बिफोर, कंस्ट्रक्ट परचेज कर रहा है तो विद इन 2 ईयर्स आफ्टर, और कंस्ट्रक्ट कर रहा है तो विद इन 3 ईयर्स आफ्टर, वहां पे आपका वो कंस्ट्रक्ट कर सकता है। ओके सर, कितना कैपिटल गेन एग्जाम्प्ट होगा? अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और अमाउंट इन्वेस्टेड इन न्यू हाउस और न्यू हाउसेस, 2 के केस में, विच एवर इज लोअर। और सर उसके बाद में आपका लॉकिंग पीरियड कितना है? 3 साल तक वो नया वाला घर या नए वाले घर नहीं बेच सकता, और अगर वो ड्यू डेट तक घर नहीं खरीद पा रहा है तो वो पैसा जितना उसको एग्जाम्पशन लेने का है वो कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में जमा करवा दे, उसको एग्जाम्पशन मिल जाएगा। सर क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि एक घर खरीदा मैंने, और मैंने मान लो कैपिटल गेन 60 लाख का था, 60 लाख का मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था, मैंने 30 लाख का एक घर खरीदा, घर खरीदा, ड्यू डेट से पहले ही खरीद लिया। हाँ सर, आपको 54 के अंदर घर खरीदने के लिए 30 लाख का एग्जाम्पशन मिल जाएगा। बहुत बढ़िया। सर मान लो मैंने क्या किया सर, मैंने एक काम किया, 30 लाख रुपए मैंने जमा करवा दिए, 30 लाख रुपए जमा करवा दिए कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम के अंदर। और पर्पस क्या था? अच्छा पर्पस सुनना, उस पैसे से बाद में मैंने विद इन टाइम लिमिट एक नया और घर खरीदा, एक और घर खरीदा, वन मोर घर, वन मोर घर, ठीक है। कितने में? 20 लाख में। और जो 10 लाख बचा ना, 10 लाख, वो 10 लाख का वहां पे मैंने वो जो पुराना वाला घर था ना, मतलब ये वाला घर, उसका एक्सटेंशन करवा दिया। सर चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, आपको 30 लाख का और एग्जाम्पशन मिल जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप जमा करवाते हो कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में जो घर नया खरीदा उसके एक्सटेंशन के लिए या एक और घर खरीदने के लिए, तो आपको एग्जाम्पशन मिल जाए, क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल 60 लाख है तो 2 घर का एग्जाम्पशन मिल सकता है, 2 करोड़ के अंदर है। तो ये चीज ध्यान रखना है। ओके चलो सर, तो यहां पे ये 54 हो गया। अब 54 बी से बेचारा किसान, लिख देना बेटा, बेचारा किसान, बेचारा किसान, बेचारा किसान। बेचारा किसान कौन होता है? इंडिविजुअल या उसकी फैमिली, इंडिविजुअल या उसकी फैमिली, इंडिविजुअल या उसकी फैमिली। बेचारे किसान के पास में क्या होता है? अर्बन एग्रीकल्चर लैंड,
सर रूरल क्यों नहीं, रूरल भी तो, अरे रूरल इसलिए नहीं कि रूरल तो कैपिटल असेट ही नहीं होता है, और जब कैपिटल असेट नहीं होता है तो कैपिटल इनकम कंप्यूट करने की जरूरत नहीं है। तो अर्बन तो एग्जाम्शन की बात ही नहीं आती। तो अर्बन एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया, तो अर्बन एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखने का। वो अगर उसने ट्रांसफर किया और जिसके ऊपर 2 साल से वो क्या कर रहा था, खेती, वो या उसकी फैमिली खेती कर रही थी, ठीक है, बेचारा किसान के पास में वो लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, शॉर्ट टर्म भी हो सकता है। और सर वहां पे क्या खरीदना है, एनी एग्रीकल्चर लैंड, अर्बन भी खरीद सकता है, रूरल भी खरीद सकता है। हाँ, खरीदते टाइम अर्बन रूरल दोनों खरीद सकता है। कितने टाइम में, एटलीस्ट 2 मॉनसून वेट करेगा, विद इन 2 ईयर्स आफ्टर, विद इन 2 ईयर्स आफ्टर, विद इन 2 ईयर्स आफ्टर। सर कितना कैपिटल गेन का अमाउंट, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म जो भी है, और अमाउंट इन्वेस्ट इन न्यू एसेट विच एवर इज लोअर, 3 साल का लॉक इन पीरियड है, और कैपिटल स्कीम के अंदर पैसा जमा करके इन्वेस्टमेंट कर सकता है, एग्जाम्शन ले सकता है। तो 54 बी, बेचारा किसान, बेचारा किसान होता है इंडिविजुअल या उसकी फैमिली। सर क्या बेचेगा, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया, उस अर्बन एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया के ऊपर 2 साल से खेती कर रहा है, और वो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों हो सकता है। नया क्या खरीदना है, एनी एग्रीकल्चर लैंड, एनी एग्रीकल्चर लैंड, अर्बन भी हो सकता है, रूरल भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद में कितने टाइम में, 2 मॉनसून वेट करेगा, विद इन 2 ईयर्स आफ्टर, विद इन है, हर जगह विद इन आएगा। सर कितना कैपिटल गेन एग्जाम्प्ट होगा, अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और अमाउंट इन्वेस्टेड इन न्यू एग्रीकल्चर लैंड विच एवर इज लोअर। 3 साल का लॉक इन पीरियड है, 3 साल में बेच नहीं सकता है। हाँ, रूरल होगा चलेगा, रूरल में कोई दिक्कत नहीं, तो कैपिटल सेट ही नहीं है, तो रूरल बेच सकता है, एक लूप होल है। और सर कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम के अंदर इन्वेस्टमेंट करेगा, एग्जाम्शन क्या हो जाएगा, अलाउ हो जाएगा। फिर नेक्स्ट बेटा आता है 54D, दादागिरी ऑफ गवर्नमेंट, दादागिरी ऑफ गवर्नमेंट। अभी गवर्नमेंट दादागिरी किसी के भी साथ में कर सकती है, एनी एसएससी, एनी एसएससी, एनी एसएससी। गवर्नमेंट दादागिरी करके क्या लेने वाली है, तो कंपल्सरी एक्वायर करेगा इंडस्ट्रियल लैंड बिल्डिंग और बोथ, जो इंडस्ट्रियल यूज में आ रहा था, इंडस्ट्रियल लैंड बिल्डिंग और बोथ। गवर्नमेंट किसी के भी साथ में दादागिरी कर सकती है, इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ में भी कर सकती है, उसका इंडस्ट्रियल लैंड बिल्डिंग और बोथ कंपल्सरी क्या कर लेगा, अक्वायर कर लेगा, कंपल्सरी अक्वायर कर लेगा। ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है। वो लॉन्ग टर्म हो सकता है, शॉर्ट टर्म दोनों हो सकते हैं बेटा। और नया क्या खरीदेगा बेटा, किसान का बेटा क्या बनेगा, किसान, किसान का बेटा क्या बनेगा, किसान, है ना। तो इंडस्ट्रियलिस्ट का बेटा क्या बनेगा, इंडस्ट्रियल, वहां पे बनेगा। तो इंडस्ट्रियल लैंड बिल्डिंग और बहुत खरीदना पड़ेगा, विद इन 2 ईयर्स, विद इन 3 ईयर्स आफ्टर, विद इन 3 ईयर्स आफ्टर सो खरीदना पड़ेगा। कितना सर, कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और न्यू एसेट विच एवर इज, जो भी इन्वेस्टमेंट किया है, विच एवर इज लोअर, 3 साल का लॉक इन पीरियड है, और कैपिटल गेन अकाउंट्स में अवेलेबल है। फिर आता है बेटा 54EC, 54EC, टेक इट इजी, लंबी लंबी सांस लो, सब लोग ऊपर से छोड़ो, है ना। तो 54EC, टेक इट इजी। सर टेक इट इजी का राइट सबके पास में, एनी एसएससी, एनी एसएससी। क्यों टेक इट इजी, क्योंकि बेटा क्या बोलता है, लैंड बिल्डिंग बोथ कुछ भी बेच, लॉन्ग टर्म लैंड बिल्डिंग, लॉन्ग टर्म लैंड बिल्डिंग कुछ भी बेच, लॉन्ग टर्म लैंड बिल्डिंग, लॉन्ग टर्म लैंड बिल्डिंग कुछ भी बेच, और सीधा बॉन्ड्स खरीद। ज्यादा कुछ झंझट है नहीं, एनएचआई के बॉन्ड, आरईसीएल के बॉन्ड, आईआरएफसी के बॉन्ड, पीएफसी के बॉन्ड, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन एंड पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इसके बॉन्ड्स खरीद। सर ज्यादा टाइम है नहीं, तो विद इन 6 मंथ आफ्टर और ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग, और ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम विच एवर इज अर्लियर, विच एवर इज अर्लियर, वहां पे इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। सर कितना इन्वेस्टमेंट मिलेगा, एग्जाम्शन कितना मिलेगा, कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और अमाउंट इन्वेस्टेड इन बॉन्ड सब मिला के मैक्सिमम 50 लाख का 1 साल में एग्जाम्शन मिलेगा। ये चीज ध्यान रखने का है। लॉक इन पीरियड बेटा 5 साल तक आप उसको ना तो बेच सकते हो, 5 साल तक ना एज ए सिक्योरिटी दे सकते हो किसी और को, और कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम अवेलेबल नहीं है, क्योंकि सर 6 महीने में तो इन्वेस्टमेंट करने का है। फिर उसके बाद में आता है 54F, एफ से फकीर आदमी, फकीर आदमी, फकीर आदमी, फकीर कौन होता है, इंडिविजुअल या उसकी फैमिली, इंडिविजुअल या उसकी फैमिली। क्या बेचेगा, एनी लॉन्ग टर्म असेट बेच, कुछ भी बेच, ज्वेलरी बेच, शेयर बेच, लॉन्ग टर्म होना चाहिए, लैंड बेच, हाउस नहीं हो, शॉप बेच, रेसिडेंशियल हाउस नहीं होना चाहिए, अदर देन रेसिडेंशियल हाउस, कुछ भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बेच, लॉन्ग टर्म होना चाहिए। क्या खरीदेगा, वन मींस वन रेसिडेंशियल हाउस इन इंडिया ही परचेज करना है, ऐसा नहीं कि 2 खरीद करके एक सो इधर तो है ना वो 3, 4, 5 कितने भी खरीद करके 1 या 2 का एग्जाम्शन ले सकता है, इधर खरीदना भी एक ही, एग्जाम्शन भी एक का ही मिलेगा। कितने टाइम में, विद इन 1 ईयर बिफोर, विद इन 2 ईयर्स आफ्टर, और कंस्ट्रक्ट करता है विद इन 3 ईयर्स आफ्टर करने का है। सब प्रोपोर्शनेट मिलेगा, कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट इनटू लॉन्ग टर्म कैपिटल अपॉन नेट सेल कंसिडरेशन, बट मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट आपको मालूम है 10 करोड़ का ही होना चाहिए, ठीक है। 3 ईयर्स का लॉक इन पीरियड है, और कैपिटल अकाउंट स्कीम अवेलेबल है वहां पे, राइट। तो 54 एक सेक्शन 54H आता है। 54H क्या बोलता है कि अगर मान लो आपका कोई एसेट कंपल्सरी एक्वायर हुआ है, कि मान लो रेसिडेंशियल हाउस ही कंपल्सरी एक्वायर हुआ था,
या कोई लैंड कंपल्सरी एक्वायर हुआ था, तो पैसा तो आपके पास में आज का आज आने वाला नहीं है ना। तो उस केस में जो इन्वेस्टमेंट करना है नए एसेट में, वो डेट ऑफ ट्रांसफर से नहीं, जिस दिन पैसा आएगा वहां से आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए बोला जा रहा है। ये चीज ध्यान रखना। 54B, D, 54, 54B, D, E, C एंड F के केस में ये चीज आपको ध्यान रखने का है। ठीक है, जब पैसा आएगा वहां से आपको ये जो भी 1 साल 2 साल 3 साल 6 महीना काउंट करके इन्वेस्टमेंट करना है, एक रिलैक्सेशन है। ओके बेटा, उसके बाद में कैपिटल अकाउंट स्कीम बता दिया मैंने आपको। ठीक है, नया असेट आप खरीद के 3 साल तक नहीं बेच सकते, उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा वो भी बता दिया मैंने। ये फुल फॉर्म है आपका। ठीक है, परचेज ऑफ एडजस्टेड हाउस की बात करता हूं मैं, और ये भी मैंने आपको बता दिया कि 54 के अंदर कैसे आपका जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट होगा वो 10 करोड़ रुपए का, उससे ज्यादा होना नहीं। तो एग्जांपल लिया है कि मान लो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो था 7 करोड़ का था, कॉस्ट ऑफ न्यू हाउस था 10 करोड़ था बेटा, तो उस केस में क्या करोगे कि ये जो आपका ये 12 करोड़ था, इसको आप रेस्ट्रिक्ट करोगे 10 करोड़ पे, तो 10 करोड़ और 7 करोड़ विच एवर इज लोअर, 7 करोड़ का एग्जाम्पशन मिलेगा। 12 करोड़ का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था, 14 करोड़ का इन्वेस्टमेंट था, तो पहले तो इसको रेस्ट्रिक्ट करो 10 करोड़ पे, तो 12 करोड़ और 10 करोड़ विच एवर इज लोअर 10 करोड़ एग्जाम्पशन हो जाएगा। 11 करोड़ आपका 9 करोड़, तो ये आपका ऑलरेडी 9 करोड़ ही है, इसको 10 पे मत ले जाना, तो 11 और 9 विच एवर इज लोअर 9 आ जाएगा। 15 और 13 पहले इसको रेस्ट्रिक्ट करो 10 पे लेकर के आ गए, फिर 15 और 10 विच एवर इज लोअर 10 करोड़ पे आपका हो जाएगा। ये चीज ध्यान रखने का है। ऐसे ही 54F के अंदर वहां पे आपको जो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है ना, पहले इन्वेस्टमेंट के अमाउंट को रेस्ट्रिक्ट करना है। तो नेट सेल कंसेशन 15 करोड़ है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 7.5 करोड़ है, और कॉस्ट ऑफ न्यू हाउस 12 करोड़। पहले इस 12 को 10 करो, फिर प्रोपोर्शनेट कर दो। वहां पे कैसे प्रोपोर्शनेट? 10 इंटू 7.5 करोड़ अपॉन 15, 7.5 इंटू 10 अपॉन 15, 5 करोड़ आ गया। तो इसी तरीके से आप एग्जाम्पल ये देख लोगे। ओके सर, अभी 54 एंड 54 उसके अंदर क्या बोलते हैं, कुछ कॉमन चीजें 54 के लिए। पहले तो 54F के लिए समझो कि भाई उसके बेचना क्या है, एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल बेच, शेयर्स बेच, ज्वेलरी बेच, लैंड भी बेच चलेगा, शॉप बेच चलेगा, कमर्शियल प्रॉपर्टी बेच चलेगा, रेसिडेंशियल हाउस नहीं बेचने का है। इनफैक्ट जब तू कुछ बेच रहा है ना, तेरे पास में या तो 0 हाउस होना चाहिए या 1 हाउस मैक्सिमम होना चाहिए। 2 घर है तो भी तेरे को एग्जेम्पशन मिलने वाला नहीं है, और खरीदना भी एक ही घर है। तो इसको अलग अलग सिनेरियो लेके बताया। केस 1, एग्जिस्टिंग 0 हाउस थे, बेचा इसने कुछ और बेचा, समझो 0 हाउस थे पहले उसके पास में, एक नया खरीदा, ठीक है, और बाद में कितना हो गया 1, तो एग्जम्पशन इस नए वाले के लिए मिल जाएगा 1 के लिए। सर पहले 1 था, एक और नया खरीदा, बाद में 2 हो गए, तो इस नए वाले के लिए एग्जम्पशन मिल जाएगा। पहले 0 थे, बाद में 2 खरीदे बेटा, बाद में 2 हो गए, सर 1 के लिए एग्जम्पशन नहीं, नए वाले के लिए नहीं मिलना, क्योंकि 2 नहीं खरीदने थे, 1 ही खरीदना भी 1 ही था। पहले 2 थे, 1 खरीदा, 3 हो गए, तो इस 1 के लिए एग्जम्पशन मिलेगा नहीं मिलेगा, पहले 1 ही होना चाहिए था, यहाँ से 2 थे तो एग्जम्पशन मिलने वाला नहीं। पहले 1 थे, 2 खरीदे, 3 हो गए, सर एग्जम्पशन मिलने वाला नहीं है क्योंकि 2 खरीद लिए। सर पहले 2 थे, एग्जम्पशन मिलने वाला नहीं है। ये तो 54 के लिए था। अब 54 एंड 54F में कॉमन बात, जब कभी भी एडजेसेंट हाउस हो, 2 और मोर एडजेसेंट हाउस, 2 और मोर एडजेसेंट हाउस, बहुत बार ऐसा होता है ना कि ऐसे फ्लैट है 601 602, दोनों का एग्रीमेंट अलग अलग हो रखा है, दोनों का एग्रीमेंट क्या हो रखा है, अलग अलग, दोनों का एग्रीमेंट क्या हो रखा है, अलग अलग, अलग अलग एग्रीमेंट हुआ है दोनों का 601 602, लेकिन सर उसको यूज किया जा रहा है एज ए एडजेसेंट हाउस, एक घर की तरह यूज किया जा रहा है, कॉमन दरवाजा है बेटा, तो उस केस में उसको एक घर ही माना जाएगा और दोनों के लिए एग्जम्पशन मिल जाएगा 54F में भी, क्योंकि एक ही घर ट्रीट कर रहे हैं। तो 2 और मोर एडजेसेंट हाउस शैल बी ट्रीटेड एज 1 हाउस। या मान लो ड्यूप्लेक्स 801 901, इनका एग्रीमेंट अलग अलग कर रखा है, रजिस्ट्री अलग अलग हो रखी है, लेकिन सर इसको यूज सिंगल घर की तरह कर रहे हो, तो सर इसको भी एक ही घर माना जाएगा। 54 में भी एग्जम्पशन मिल जाएगा, 54F में मिल जाएगा। तो सर मान लो किसी ने ऐसे एक 601 602 ऐसे खरीदा, 901 801 ऐसे खरीदा, तो क्या अगर उसका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अप टू ₹2 CR है और पहले उसने घर बेचा था, तो क्या चारों घर का एग्जम्पशन मिल जाएगा? आंसर इज यस, क्योंकि इसको एक घर माना जा रहा है, इसको एक घर माना जा रहा है, 2 घर का एग्जम्पशन मिल जाएगा वंस इन अ लाइफ टाइम। 54H मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड इन केस ऑफ कैपिटल गेन्स। क्वेश्चन बेटा मैं आपको 100% डिस्कस करवाऊंगा, मैंने पूरा डिटेल में बड़ी शिद्दत से कैपिटल करवाया है। प्लीज एक रिक्वेस्ट है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचाइए, शेयर कीजिए इस वीडियो को, कमेंट कीजिए मेरे दोस्तों, अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए और लाइक जरूर बनता है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, थैंक यू सो मच, बाय बाय।